हेलो नमस्ते नीट वॉरियर्स वीकेएस ज्ञान ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक बेहद ही और इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बहुत ही एक स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है। तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, पीरियोडिक टेबल है वो एक एलिमेंट्स की एक तालिका नहीं है, बल्कि ये पूरी केमिस्ट्री का, यानी जो पूरी पीरियोडिक है, जो केमिस्ट्री है हमारी, उसका एक नींव है, एक मजबूत ढांचा है और इसे हम समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि ये संपूर्ण केमिस्ट्री को समझना होता है, इसलिए चैप्टर और बहुत ही अधिक खास बन जाता है। अगर मैं बात करूं नीट की, बात करूं मैं, तो नीट एग्जाम में हर साल 3 से 4 5 6 क्वेश्चन तक भी इस एग्जाम में आते हैं हर साल, और इसके रिलेटेड भी अदर चैप्टर होते हैं, उनमें ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इस चैप्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हो तो ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास है वो किस प्रकार से स्टार्ट होने वाली है। देखो, नीट का एग्जाम है वो एनसीईआरटी के बेस पर होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारी जो हम जो एनसीईआरटी को आधार मानकर चलेंगे, क्योंकि नीट एग्जाम भी इसी बेस पर होता है। अब ये जान लो कि क्लास किस प्रकार से होगी, क्योंकि ये भी जरूरी होता है ना कि क्लास किस प्रकार से होगी, समझना जरूरी होता है। तो हमारी क्लास है वो 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप जो हमारा होने वाला है, कंसेप्ट क्लियरिटी, यानी जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक लेंगे, उसका हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सेकंड स्टेप में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम करेंगे, यानी जो पॉइंट हमने जो कवर कर लिया, जो भी टॉपिक हमने कवर कर लिया, उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। थर्ड जो स्टेप होने वाला है वो हमारा PYQ, यानी जो भी हमने जो टॉपिक, हमने जो पॉइंट क्लियर किया है, इसके जितने भी PYQ आए हैं, हम उसको हम सोल्व करते जाएंगे। इतना हो गया, नहीं हो गया बात यहां पर? तो फर्स्ट स्टेप, यानी आप उसको आप ऐसे समझ सकते हो, फर्स्ट स्टेप बोले तो कंसेप्ट क्लियरिटी। इसका मतलब है कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है, यानी उसको क्यों, कब, कैसे, यह सब कुछ जानेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, एक बार हमने जो टॉपिक, जो कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया, उससे जितने सारे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एनसीईआरटी बेस, नीट बेस, हम सब उसको, हम जितने सारे क्वेश्चन उसको हम सोल्व करेंगे। और उसके बाद में जो फाइनल जो स्टेप आएगा हमारा, वो होगा PYQ, यानी इससे रिलेटेड, यानी इससे रिलेटेड बोले तो इसने जो हमने टॉपिक जो हमने लिया, हमने पॉइंट लिया, उससे रिलेटेड जो पॉइंट होगा, उसके हम सारे जितने सारे क्वेश्चन बनते जो PYQ वाले, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा। तो आप अगर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जैसे आपने ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पर होगा। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती है, आप ये देखना चाहते हो, तो चलिए फिर देर किस बात की, चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आवर्त सारणी से। देखो, आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी क्या चीज़ है कि आज वर्तमान में देखा जाए तो हमारे पास कितने एलिमेंट हो चुके हैं? 118 एलिमेंट हो चुके हैं। कितने? 118, यानी 118 तत्वों की आज की तारीख में खोज हो चुकी है। ये यूं नहीं है कि सदा से 118 एलिमेंट थे, तो शुरू से कम थे, बाद में धीरे धीरे इनकी खोज होती गई। और बहुत सारे जो तत्व थे, उनके गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये एक दिन में थोड़ी पता चल गया, एक आदमी में थोड़ी पता चल गया। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने, इसने साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन तत्वों को जाना, उनको समझा। और जो एलिमेंट है, यानी जो एलिमेंट, जो हर एलिमेंट का जो एक एटम होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी, यानी किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी ये सारी चीज़ें हम बातें इसमें क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पर समझाई बात क्या है यहाँ पर? तो अब आपको ये, आपको देखो, पीरियोडिक टेबल हम इससे देख जानते हैं कि है क्या। सबसे पहले लें कि आपने ऐसी एक तालिका देखी होगी, आपने आपने ऐसी एक तालिका आपने देखी होगी कि वो, एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो आपको ये जो टेबल आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये क्या चीज़ है? एक पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर। तो यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन से जो हमने ये बातें की है यहाँ पर, हाँ, जैसे ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे लेकर यहाँ तक कितने एलिमेंट है? यहाँ पर 118 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं। ये आप सब लोग जानते हो, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आवर्त सारणी इसको हम कहते हैं। तो अब ये देखते हैं, क्या ये आवर्त सारणी ऐसी बनाई गई है या फिर आवर्त सारणी ऐसी बनती है? देखो, ये बनाई नहीं गई है, ऐसी आवर्त सारणी बनती है। इसके पीछे बहुत सारा समय भी लगा है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके पीछे काम भी किया है।
तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये आवर्त सारणी ऐसी बनी कैसे, यानी सारा कुछ हम इसमें समझेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे चलो। हाँ, आवर्त सारणी आवर्त सारणी क्यों कहा गया, ये बढ़िया प्रश्न है। जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी आवर्त सारणी है, उसको आवर्त सारणी क्यों कहा गया है। बात समझ आ रही है। यहाँ पर देखो, आवर्त सारणी को आवर्त सारणी क्यों कहा गया, ये हमें समझना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मान लो या फिर हेडिंग मान लो। यहाँ पर देखो, आपको पीरियोडिक टेबल देखो यहाँ पर, ठीक है। आवर्त सारणी को आवर्त सारणी क्यों कहा गया, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें ये देखो कि हाइड्रोजन, आज की तारीख में आवर्त सारणी ऐसी है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद में ये हीलियम यहाँ आ गया, 2 नंबर पर यहाँ आ गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी हम सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं पहला जो आपको आंसर दे रहा हूँ ना, कि पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल ही नाम क्यों दिया गया। यानी जो पीरियड है ना, ये पीरियड का मतलब होता है कि जो घूमकर वापस आए, वो चीज़ आए और एक टेबल बन जाती है। सारणी तो देखो टेबल होगी, आपको टेबल नजर आ रही है। आवर्त क्यों कहा गया, यानी ये जो ओरिजेंटल जो है ना बॉक्स है, यहाँ पर ये यहाँ से इस प्रकार जो जा रहा है, जैसे पोटेशियम से यहाँ तक देखो नजर आ रहा होगा आपको, पोटेशियम से ये क्रोमियम तक आ गया। यहाँ पर पोटेशियम से ये क्रोमियम तक आ गया। यहाँ पर एक बार इसको साइड में कर देता हूँ। ये रुबिडियम से यहाँ पर इस प्रकार से, ये क्या चीज़ है, ये पीरियड्स है, यानी आवर्त है ये यहाँ पर, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे 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 वैज्ञानिकों ने इस आवर्त सारणी को खोजा, तो जैसे जैसे मान लेते हैं ये क्या चीज़ है, एक आवर्त हो गया, नहीं हो गया। यहाँ पर समझाई बात क्या, यानी हम कहाँ से गए, पोटेशियम से चले गए और कहाँ तक चले गए, यहाँ पर क्रोमियम तक आ गए। इसको तुम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, जो जो लंबे है, जो यानी ये ओरिजेंट, ये जो लॉन्गिट्यूडल है, यानी ऊपर से नीचे है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ये तो हो गया आवर्त, ठीक है। ये तो क्या हो गया, आवर्त हो गया यहाँ पर, आवर्त। और ये हो जाए ग्रुप, यानी वर्ग हो गया यहाँ पर। ये हो गया ग्रुप यानी वर्ग, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे हम पोटेशियम से चले, यहाँ पर पोटेशियम के जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, उसके बाद में कैल्शियम की प्रॉपर्टी अलग है। सेम आवर्त में जा रहे हैं हम, ठीक है ना, सेम आवर्त में जा रहे हैं, लेकिन ग्रुप अलग नहीं हो गया क्या, आवर्त तो सेम पर ग्रुप अलग नहीं हो गया क्या। यानी जितने भी जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट है इस ग्रुप के, यानी जो पहला ग्रुप है ना, आपको उसके सारे होंगे क्या क्या प्रॉपर्टी सेम है। ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं प्रॉपर्टी सेम है। आवर्त में जा रहे हैं तो क्या सबके जो प्रॉपर्टी है वो क्या आ रही है, भिन्न भिन्न आ रही है, यानी उसके गुण भिन्न भिन्न आ रहे हैं। जैसे मैं पोटेशियम पर चला गया यहाँ पर, और पोटेशियम कितना है, 36 पर है। और जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा ना, रूबिडियम आ गया, ये क्या हो गया, 37 हो गया, नहीं हो गया यहाँ पर। तो ये जो रूबिडियम यहाँ क्यों आया, तो मैं यहाँ बॉक्स बना के यहाँ भी लिख सकता था, मैं रूबिडियम को मैं यहाँ लिख सकता था, यहाँ पर यहाँ भी तो मैं इसको मैं नोट कर सकता था, पर यहाँ नहीं आया। क्यों, क्योंकि जो रूबिडियम की जो प्रॉपर्टी है वो पोटेशियम की जैसी प्रॉपर्टी है। तो अब हुआ क्या, हम आवर्त में आगे बढ़े और फिर क्या हुआ कि एक नया आवर्त बना है, उनके जो प्रॉपर्टी है वो क्या सेम होगी, नहीं होगी। इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि आवर्त सारणी को हम आवर्त सारणी क्यों कहते हैं। तो ये आपकी समझ आ गया कि जो हमारा पास ये क्या था, एक आवर्त था और ये क्या था, वर्ग था। अब भी समझ नहीं आया, जैसे मान लेते हैं कि ये तो क्या चीज़ है, ये जो ओरिजेंटल जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये तो क्या चीज़ है, आवर्त है यहाँ पर, ठीक है जी। ये तो हो गया आवर्त। और जो आपको लंबवत जो परपेंडिकुलर जो बॉक्स दिख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग कह दो, या आप इसको ग्रुप भी कह सकते हो, आप इसको ग्रुप कह दो, ठीक है। ये वर्ग हो गया या ग्रुप हो गया। तो आवर्त में जैसे जैसे हम देखेंगे, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, ये क्या है, हमने इस तत्वों को इसके अंदर अरेंजमेंट कर दिया, नहीं कर दिया। तो अभी क्या है, क्रोमियम आ गया। क्रोमियम के बाद में आपको पता है क्या आएगा, यहाँ पर रूबिडियम आएगा, जो मैंने अभी तक अभी बातें की थी यहाँ पर। क्योंकि मैं एक बॉक्स बनाकर यहाँ भी तो लिख सकता था, जैसे ये नहीं आया गया, ब्रोमीन के बाद में ये क्रिप्टोन आ गया यहाँ पर। ये क्यों आया, क्योंकि इनके गुण सेम नहीं है यहाँ पर, इसके बाद में आगे नहीं आ गया। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि रूबिडियम यहाँ भी तो आ सकता था, ये रूबिडियम वो यहाँ आ सकता था, नहीं आ सकता था, पर यूबिडियम यहाँ पर नहीं आया। क्योंकि रूबिडियम को फिर मैं कहाँ लेके आ गया, रूबिडियम को मैं यहाँ लेके आ गया। तो यहाँ क्यों लेके आ गया, क्योंकि पोटेशियम के साथ इनके जो गुण है वो समानता दर्शा रहे हैं। ये तो मैं आवर्त सारणी को आवर्त सारणी क्यों कहते हैं ये हम बता रहे हैं, कि यानी ये रूप बना कैसे, ये फॉर्म कैसे आया था, इसको हम और डिस्कस करेंगे आप, ठीक है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बीच बीच में जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करते जाएं इसको। हाँ देखो ये आ गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आगे नहीं आ गया, तो ये आगे वर्ग के अंदर आ गया। ये तो किसी के अंदर आ गए, एक वर्ग के अंदर, एक ग्रुप के अंदर आ गए। तो इनका सबका क्या चीज़ है, इन सब की जो प्रॉपर्टी इनके गुण है वो क्या चीज़ है, सबके सेम गुण है इनके, सभी गुण क्या चीज़ है यहाँ पर, सेम गुण है इनके, सबकी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, सेम है, सबके गुण है यहाँ पर सेम है। यहाँ पर क्यों है, देखो आवर्त और क्योंकि हम कहाँ चले गए थे, हम जा रहे हैं कहाँ पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक वर्ग में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं एक देखो वर्ग में जा रहे हैं। यहाँ पर समझ में आई बात क्या है, यहाँ पर वर्ग में जाते जाते यानी हम देखो पहला ये फर्स्ट वर्ग यानी ये सेकंड हो गया, हम वर्ग में आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक ही आवर्त में जा रहे हैं। एक ही आवर्त में लगातार गुणों में क्या हो रही है, यानी जो एलिमेंट है उनके गुणों में क्या आ रहा है, यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। लेकिन आगे जैसे हम लास्ट आवर्त में आ गए, हम वापस यहाँ नहीं आ गए क्या, तो यहाँ क्या आ गया, गुणों में समानता आ गई, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। इसको आवर्त सारणी क्यों कहते हैं, ये हमारे दिमाग में ये सवाल आ ही गया होगा, या सवाल का इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ आपको नज़र आ गया फाइनली कि यहाँ पर लिथियम और सोडियम, यहाँ पर लिथियम और सोडियम के गुण हैं वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर समझाई बात क्या, लिथियम और सोडियम के गुण यहाँ पर क्या चीज़ है, एक जैसे हैं। तो आप आंसर इस प्रकार कह सकते हो, यहाँ सोडियम पोटेशियम यानी सबके गुण, सबकी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, सेम है। सोडियम पोटेशियम इनकी सबकी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या चीज़ है, सेम है। यानी यहाँ तत्वों के गुणों में आवर्तिता यानी पीरियोडिसिटी हो रही है। कैसे, इस लाइन को मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ तत्वों के गुणों में आवर्तिता यानी पीरियोडिसिटी कैसे हो रही है वो देखो। हम कहाँ, हमारे पास क्या चीज़ है, सोडियम है, सोडियम से फिर कहाँ आ गया, मैग्नीशियम नहीं आ गया, मैग्नीशियम के बाद में आगे जा रहे हैं, हमारे पास क्या आ गया, एल्यूमिनियम हो गया, नहीं हो गया, एल्यूमिनियम से क्या आ गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन से कौन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, फॉस्फोरस के बाद में कौन आ गया, सल्फर आ गया, सल्फर के बाद में कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। क्यों, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भिन्न भिन्न है, इनकी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है यहाँ पर भिन्न भिन्न है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है। फिर क्या आ गया, आर्गन आ गया, नहीं आ गया, आर्गन के बाद में जैसे ही मान लेते हैं कि मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं गया मैं, क्योंकि आर्गन के बाद में ये 18 नंबर पर हो गया, नहीं हो गया, 18 के बाद में कौन आता है, 19 नंबर आता है, 19 पर क्या आएगा, पोटेशियम आएगा, पोटेशियम यहाँ नहीं होगा क्योंकि इनके जो गुण थे वो किन के जैसे थे, सोडियम जैसे थे, लिथियम जैसे थे। तो उसलिए इसलिए हमने क्या किया, इस पोटेशियम को हम कहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए। समझ आई बात क्या, तो यहाँ इसको अरेंजमेंट कर दिया, नहीं कर दिया, तो ऐसा ही सब एलिमेंट के साथ हुआ है, सभी तत्वों के साथ हुआ है। तो ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे करते चले गए, और जैसे जैसे नए नए एलिमेंट आते गए हम उसकी स्टडी करते गए और हमने देखते गए। तो एक अंतराल के बाद में नहीं हो रहा है क्या, यानी ये एल्यूमिनियम नहीं आया, ये ही नहीं आया, तो एक अंतराल के बाद में ऐसा हुआ था, यूँ नहीं है कि जानबूझ के किया गया था, अंतराल के बाद में हुआ था। फिर देखो यहाँ से पोटेशियम आ गया, फिर कैल्शियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम जैसी है, समझाई बात यहाँ पर। फिर आगे जो स्केडियम आ रहा था, ये सारी चीज़ें अपने डिटेल में बात करूँगा, आपको मैं बताऊंगा क्या होता है, पर इसका आंसर आपको पता चल गया ना। तो यानी प्रदर्शित हो रहा है, यानी एक नियमित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है, एक नियमित अंतराल के बाद में यहाँ पर क्या हो रही है, गुणों में पुनरावृत्ति, और पुनरा मतलब रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इसी गुण के कारण इसे आवर्त सारणी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपके कि आवर्त सारणी को हमने आवर्त सारणी क्यों कहा है, समझ आई बात क्या। तो अब हम जान लेते हैं कि तो फिर ये बना दी आवर्त सारणी, आपने पीरियोडिक टेबल बना दी, तो फिर इसका महत्व क्या है, ये आवर्त सारणी आपने बना दी, तो देखो यार महत्व कितना बढ़िया है, इसका महत्व है कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे को अगर लिथियम की प्रॉपर्टी पता है ना, तो मेरे को सोडियम की प्रॉपर्टी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो चीज़ें आसान होगी, नहीं होगी, याद करना आसान हो गया, और किसी एलिमेंट के बारे में बताना आसान हो गया, उनको गुणों को जानना आसान हो गया। जैसे मैं लिथियम के गुण जानता हूँ, अब नया एलिमेंट जैसे मान लेते हैं अभी सीजियम की खोज नहीं हुई है, ठीक है, और आपने सीजियम को देखा, सीजियम को जाना, सीजियम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जाना, तो आपको ये ध्यान में नहीं आ जाए तो लिथियम जैसा व्यवहार कर रहा है, तो उनकी प्रॉपर्टी उनकी जैसी होगी, आप आगे से अनुमान भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार इसका महत्व है। अरे भाई एक शॉप है, दुकान है, तो उसके अंदर जो चीजें जचा रखी है, सामान सेट कर रखा है, तो उस आप पूछ ले कि उनका महत्व क्या, महत्व तो भी दुकानदारी करना आसान हो जाएगा।
भी अगर बिखरा हुआ सामान तो उतना रह जाएगा, तो लेकिन वो बिखरा हुआ सामान है तो वो ज़्यादा उसको बेचना आसान होगा, या फिर जो पूरा सेटअप लगा दिया है, जो सामान चीज़ें यानी बिस्किट एक जगह रख दिए, कुरकुरे वगैरह अलग रख दिए, जो भी किसी भी चीज़ की शॉप होती है वो उसमें आसानी होती है नहीं होती है। तो बस यही है कि तत्वों का एक व्यवस्थित वर्गीकरण हो जाएगा यहाँ पर, यानी तत्व जो एलिमेंट थे तो हमें एक बढ़िया रूप नजर आएगा उसका, एक व्यवस्थित यानी एक व्यवस्था बन जाएगी यहाँ पर। दूसरी, गुणों की जो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, गुणों की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे ये जर्मेनियम है, ठीक है, तो मैं मान लेते हैं ये खोजा, जब जब मैंडलीव अपने आउटसाइड दे रहा था, ये जर्मेनियम नहीं खोजा गया था, तो उसने जगह छोड़ दी थी कि सिलिकॉन के नीचे कोई एलिमेंट आएगा उसकी गुण ये होंगे, तो क्योंकि आर्सेनिक था उनके गुण ये नहीं मिल रहे थे, इसने जगह छोड़ दी यहाँ पर। तो गुणों में अगर हमें क्या होगा, उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आएगा उसको बता सकते हैं यहाँ नहीं आ पाएगा यहाँ पर। समझाई बात क्या। रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना आसान हो जाएगा, यानी रासायनिक कार्बन है और हाइड्रोजन कैसे अभिक्रिया करेंगे, ऑक्सीजन वो कैसे अभिक्रिया करेगी, उनको भी तो समझना आसान होता नहीं होता, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें पूरा नॉलेज हो जाएगा, आवर्त के बारे में नॉलेज हो जाएगा, तो उनकी हर ग्रुप की हमें संयोजकता के बारे में पता चल जाएगा, उनकी किस के साथ क्या बॉन्डिंग होगी, तो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं का यानी रासायनिक क्रिया कैसी होगी उनके बारे में नॉलेज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अध्ययन करने में आसानी हो जाएगी। आप इन गुणों को यहाँ पे दे सकते हो कि तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण बढ़िया हो जाएगा, गुणों की भविष्यवाणी कर सकते हैं अपने, अरे जो भी एलिमेंट आएगा ना उसके गुणों की भविष्यवाणी करेंगे, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझना आसान हो जाएगा, नए तत्वों की खोज भी तो होगी ना यहाँ पर, यानी जो नए तत्व आएंगे उनकी खोज कर सकते हैं, भविष्यवाणी करके देख सकते हैं, अध्ययन करने में भी आसानी होगी यहाँ पर। तो इतनी बात ये समझ आ गई होगी कि इस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल है। अब ये उसका स्वरूप कैसा था और उस स्वरूप को यहाँ तक, इस स्वरूप तक हम पहुँचे हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। और मैं तो क्या था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मैन तो मुख्य मैं तो यही है, एक व्यवस्थित रूप पे नज़र आएगा, और जो भी एलिमेंट हमें आगे जो नए आएंगे हम जगह छोड़ सकते हैं, उनके भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि ऐसा भी कोई एलिमेंट आएगा उसकी खोज होगी यहाँ पर। और अध्ययन करने सबसे बढ़िया बात है कि आप लोगों की बात करें जो पढ़ने वाले होते हैं, उनमें स्टडी करने में आसानी हो जाएगी भाई, यानी हम सब कुछ हम जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल के माध्यम से उसकी वैलेंसी कितनी होती है, किसके साथ किस प्रकार से वो रिएक्ट करने वाला है। अब हम एक एक करके ये समझते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल इस स्वरूप तक पहुंचने में किन लोगों ने क्या क्या अपना योगदान दिया था और किस प्रकार उन्होंने अपनी मेहनत से और इस पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे थे। देखो, सबसे पहले आवर्त सारणी की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास में मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो एंटोइन लेवोसियर था वैज्ञानिक, उन्होंने 1779 के अंदर यानी 1789 के अंदर अपना काम किया, और उन तत्वों यानी एलिमेंट की एक मॉडर्न डेफिनेशन दी थी, यानी जो एलिमेंट थे उन्होंने उसकी परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या क्या किया था, तत्वों की जो तत्व थे एलिमेंट थे, उन्होंने क्या किया कि तत्वों की परिभाषा दी थी उन्होंने, कि तत्व होते क्या हैं उनकी परिभाषा बताई थी, मॉडर्न डेफिनेशन बताई थी। पहले जो लोग हुआ करते थे ना, यानी जो भी लोग थे पहले, इससे पहले थे, वो वायु को, हवा को, आग को, अर्थ को, इनको तत्व मानते थे, तो तत्व एलिमेंट उनको मानते थे, पर एलिमेंट ये सच में है नहीं। तो अब ये एंटोइन लेवोसियर आया था, उन्होंने एलिमेंट की एकदम बढ़िया परिभाषा दी कि हम इस प्रकार को, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो उसने क्या कहा कि पहला पॉइंट है कि तत्वों की यानी एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन दी थी उन्होंने। पहले लोग क्या मानते थे, हवा को, वायु को, अग्नि को, उनको एलिमेंट मानते थे, पर एंटोइन लेवोसियर ने ही एलिमेंट की परिभाषा दी कि एलिमेंट होता क्या है। इन्होंने कहा कि तत्व एलिमेंट वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या चीज है, एक शुद्ध पदार्थ है, एक शुद्ध सब्सटेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे केमिकल प्रोसेस के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, इसने इसकी बातें कर रहा है यहाँ पर। तो उसने ये किसने बताया था, एंटोइन लिवोसियर ने बताया था कि जो तत्व है, एलिमेंट है, वो एक क्या चीज़ है, शुद्ध पदार्थ है। उन्हें हम कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके द्वारा उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। पहले लोग मानते थे कि वायु, अग्नि, हवा, इनको इनको मानते थे, ठीक है। तत्वों की पहली सूची बनाई उन्होंने, क्या काम किया था, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट की सूची बनाई थी। यहाँ पर आगे ना, उन्होंने सबसे पहले 33 एलिमेंट की सूची बनाई थी उसने, 33 एलिमेंट की उन्होंने क्या किया, उसमें खोजे गए थे, और 33 तत्वों की उन्होंने क्या किया था, एक सूची लिस्ट भी उन्होंने बनाई थी। 33 एलिमेंट थे, उनकी उन्होंने क्या की थी, लिस्ट बनाई थी, समझाया था।
क्लासिफाइड उसने कर दिया। अब क्लासिफाइड कैसे किया था, एलिमेंट को क्लासिफाइड कैसे किया, इसको हम जान लेते हैं कि तत्वों को उन्होंने तत्वों का उन्होंने वर्गीकरण कैसे किया था, क्लासिफाइड कैसे किया था। देखो इन्होंने 4 भाग में बांटा था एलिमेंट को। तत्वों को कितने भाग में बांटा था, उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एलिमेंट थे उसने बता दिया, सूची बनाई, 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। तो सबसे पहले आ जाएगा गैस, उसने गैस को माना था, यानी गैस, ठीक है, जैसे मान लो O2 है, H2 है ये। दूसरा उसने गैस हो गया, और मेटल हो गया, मेटल को भी गैस में, मेटल में, धातु में, और नॉन मेटल अधातु, अधातु, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल हो गया। चौथा अर्थ, चौथा आ जाएगा अर्थ। ठीक है, तो इन्होंने ये एलिमेंट थे जो तत्व थे उनको क्लासिफाइड करने का प्रयास किया था, 4 भागों में बांट दिया। यानी जो हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, नियोन थी, ये खोजी नहीं, उस समय तो नहीं खोजा गया था, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये थे ना, उन्होंने एक गैस वाला बना दिया। मेटल अलग कर दिए उन्होंने, नॉन मेटल अलग कर दिए, और अर्थ को भी उन्होंने क्या किया, अर्थ में वो ले लिए, जैसे कैल्शियम में, मैग्नीशियम, चट्टान वगैरह नहीं थी क्या, उन्होंने अर्थ में शामिल कर लिया। जो पेड़ पौधे थे उन्होंने उसको नॉन मेटल में शामिल कर लिया, और जो लोहा वगैरह, कॉपर, तांबा था, उन्होंने किस में मान लिया, उसने मेटल में मान लिया। जो सीधा हवा के अंदर थे, वायु के अंदर, उसमें CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो गैस थी, उसने किस में मान लिया, इसने गैस के अंदर ये मान के उसने चला था। और इस प्रकार से उन्होंने 4 भागों में उसने क्लासिफाइड किया था। तो अगला उसने क्या काम किया, तत्वों का व्यवस्थित नामकरण भी उसने करने की कोशिश की थी। तो पुराने लोग है वो उसको अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन था, कोई उसको अलग जगह के लोग अलग बोल देते थे, अलग, तो मतलब एक ही जो एलिमेंट था उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अब उन्होंने ये सबसे पहले बताया कि हमें क्या करना है कि जो एक प्रकार का जो एलिमेंट होगा उसको एक नाम से ही जानेंगे, ताकि कोई और दूसरा उसको बताएगा, खोजेगा, तो उनके गुणों के बारे में बता दे। तो तत्वों का एक व्यवस्थित नामकरण करने का, तत्वों के नाम सारे दिए नहीं थे, लेकिन उन्होंने नामकरण करने का तरीका सुझाया था। यानी उन्होंने ये कोशिश तो करा ना इस प्रकार से कि ये ऐसा होगा, यहाँ पर उन्होंने नामकरण करने का एक तरीका भी सुझाया था। तो इस प्रकार लेवोसियर का जो काम है वो कोई पीरियोडिक टेबल में प्रत्यक्ष रूप से तो काम नहीं आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप मान लो जो पीरियोडिक टेबल में रहा है, लेकिन उसका काम है वो इनडायरेक्टली रूप से लोगों को, जो अन्य अदर लोग थे, उनको ये बहुत ही काम आने वाला है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिया इन्होंने, क्या किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिया था। द्रव्यमान संरक्षण मतलब होता है कि कोई भी चीज है न तो बनती है और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल में आपको ये समझाऊं कि मान लो कि मैं कोई लकड़ी को जला रहा हूं मैं, ठीक है, देखो अब ये एग्जाम्पल बढ़िया रहेगा। तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, कांच का बॉक्स ले लिया, ठीक है, मैंने ये कांच का एक बॉक्स ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और ये सिस्टम मैंने यूँ मान लो कि जो एक सिस्टम है यहाँ पर, जो हमारा जो मेजरमेंट करने वाला नहीं होता है क्या, जो कांटा बोलते हैं उसको, उस पर ये चल रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारा कांटा है, ये बॉक्स लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। आप समझो यहाँ पर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर वो है। अब इसकी कांच का बॉक्स है, ये किसका है, कांच। और इस बॉक्स के अंदर मैं कोई लकड़ी जला रहा हूँ, मान लो ये लकड़ है इतना, ठीक है, अभी मैंने इसको जलाया नहीं है, ये है। अब जो भी इस कांच में इसका जो वजन आएगा यहाँ पर, मान लेते हैं कि वो कितना आ गया, 10 kg आ गया, ओके, ये आ गया 10 किलो, ठीक है, 10 kg आ गया यहाँ पर। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको जला दिया हूँ, जलाऊंगा, तो अब कहीं से तो एयर हम पहले इसमें रख देते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जलाने के बाद में आपको जो सोच रहे हो कि राख, देखो राख, राख तो कम वजन, कम नहीं होगा क्या, तो अब जितना इसके अंदर जो वजन है वो 10 kg ही रहेगा। क्यों कि जो धुआं वगैरह था वो सब अलग अलग हो गया, नहीं हो गया। तो अभी ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया तो होगी ना, राख अलग होगी, धुआं अलग हो गया। तो बस बात होती थी, ये पहले इकट्ठे एक जगह थे, अब ये क्या हो गया, इसको हमने जला दिया, ऑक्सीडेशन, उसका हमने क्या कर लिया, दहन कर दिया, जला दिया। तो अब क्या, अब यही मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया तो हुई है, यहाँ पर इस लकड़ी को मैंने जला दिया, राख बन गया। तो रासायनिक संरक्षण का नियम आपको इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि रासायनिक संरक्षण का नियम है
क्या है। तो द्रव्यमान संस्थिति रहता है एक अभिक्रिया के बाद में जितने भी सारे जो तत्व भाग ले रहे हैं एक अभिक्रिया में, से अणु यौगिक जो आगे नए बनाएंगे तो उनका द्रव्यमान है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। इतनी बात समझ आई बात क्या। तो इस प्रकार ये लोवेसर ने काम किया था। अगले की बात करते हैं अपने आवर्त सारणी की जो उत्पत्ति के इतिहास में अगला जो वैज्ञानिक का नाम आता है वो जॉन डाल्टन आता है। 1803 के अंदर उन्होंने अपने काम किए थे जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने भी प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई काम नहीं किया पीरियोडिक टेबल के लिए, पर उन्होंने कुछ अवधारणाएं दी थी। जैसे उन्होंने परमाणु की अवधारणा दी थी, यानी परमाणु अवधारणा दी थी, यानी परमाणु भार की अवधारणा दी थी। उन्होंने एटॉमिक वेट की अवधारणा दी थी। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक वेट के बारे में अच्छी तरीके से बताया था कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि कोई भी तत्व है यानी वो परमाणु है उसका परमाणु भार कैसा होगा उन्होंने बताया। क्योंकि आगे जो शुरुआत में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे लोगों ने क्या परमाणु भार यानी तत्वों का परमाणु भार अलग अलग होगा। परमाणु भार के क्रम में हम तत्वों को जचाएंगे तो फिर इनके गुणों में कुछ तो परिवर्तन आएगा ना। परिवर्तन क्या गया यानी गुण समान होंगे नहीं होंगे। तो अब यहाँ से धीरे धीरे चीजें ही करके किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया जिससे ये चीजें बनी है। तो उन्हें एटॉमिक वेट का कंसेप्ट दिया था। इसी प्रकार उन्होंने तत्वों के लिए प्रतीकों का उपयोग किया था। बहुत बढ़िया बात है भाई। यानी जो जॉन डाल्टन है उन्होंने सबसे पहले क्या किया एलिमेंट थे उन्होंने प्रतीक देना स्टार्ट कर दिया कि हाइड्रोजन के लिए हम H लगा देंगे, लिथियम के लिए Li लगा देंगे। इन्होंने भी स्टार्ट किया था प्रतीकों का यानी सिंबल्स का उपयोग किया था उन्होंने। समझाई बात। और परमाणु सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत उसने बता दिया। परमाणु सिद्धांत का मतलब जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत उसने बताया कि जो एक परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं, प्रोटॉन इस प्रकार से होते हैं। ये भले ये मॉडल चल नहीं पाया था तो परमाणु उसने थ्योरी भी थी, परमाणु के बारे में बताया था कि कैसे अभिक्रिया करते हैं। परमाणु समान अनुपात में यानी एटम समान अनुपात में क्रिया कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी हम कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी तो हमें जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल थी उसकी उत्पत्ति के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने किन लोगों ने क्या क्या प्रयास किया था यहाँ पर। तो जॉन डाल्टन का आप एक बार नजर लगा लो कि परमाणु की अवधारणा इसने एटॉमिक वेट का कंसेप्ट दिया था, एलिमेंट के प्रतीकों का उपयोग किया था, परमाणु सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था यहाँ पर। तो इतना आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर। फिर भी आपके कभी कोई लोग ऐसा हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल हमें बताएं और हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अन्य लोगों को भी आप शेयर करें और लाइक भी जरूर करें यहाँ पर। तो अब इस जॉन डाल्टन ने अभी देखो दो साइंटिस्ट आ गए यहाँ पर, कौन कौन सा आ गया, एंटोनी लोवेसर आ गया और जॉन डाल्टन आ गया। इन दोनों लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से तो पीरियोडिक टेबल पर कोई काम किया नहीं है यहाँ पर। प्रत्यक्ष डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से यूं नहीं है कि उसने पीरियोडिक टेबल तत्वों को जचाया है, कोई तत्वों की सेटिंग की है, वो अभी इसने काम नहीं किया है। पर इन लोगों ने ऐसे काम जरूर किए हैं कि दूसरे लोग अगर ये काम नहीं करते तो फिर उनको लोगों दूसरों को उनमें मन में बात नहीं आती यहाँ पर। तो बस यहाँ क्या हो गया कि इन लोगों ने जो काम कर रहे हैं बाकी लोगों के दिमाग में कुछ तो खुरापाती चलेगी नहीं चलेगी, जिससे वो क्या करेंगे उनको ऐसा कि अलग अलग तत्व उनको क्यों ना सेम तत्व है सेम एलिमेंट है तो उनको हम थोड़ा सेट करने की कोशिश नहीं करते हैं क्या। तो अब अलग जो साइंटिस्ट वो कौन कौन रहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि विलियम स्प्राउट आए थे, डोबेराइनर आए थे, लोथर मेयर आए थे और मेंडलीफ आए थे। इन लोगों ने भी तो आगे प्रयास किए हैं। तो पहला लोवेसर आ गया, जॉन डाल्टन आ गया, अब कौन आएगा, विलियम प्राउस्ट आएंगे और उन्होंने भी अपने आवर्त सारणी के बारे में उन्होंने देखते हैं कि क्या उसने किया था। तो विलियम प्राउस्ट 1815 में, जॉन डाल्टन 1803 आ गया। तो अब इतना यानी जॉन डाल्टन के प्रयास के बाद में विलियम प्राउस्ट आते हैं, उन्होंने वो 1815 में अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं कि इन तत्वों को जचाने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने भी कोई सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से तत्वों को सारणीबद्ध नहीं किया था, कोई डायरेक्ट उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जो एलिमेंट है उनको सीधा हम रख देते हैं, ऐसा काम नहीं किया था। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के हाइड्रोजन जो एलिमेंट था, कौन था, हाइड्रोजन जो एलिमेंट था, हाइड्रोजन तत्व था, उन्होंने मूल तत्व मान लिया। उन्होंने क्या कर लिया, हाइड्रोजन को मूल एलिमेंट मान लिया। मैं विलियम प्राउट्स के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, विलियम प्राउट्स के लिए मैं बता रहा हूं। इन्होंने हाइड्रोजन को अपना पीरियोडिक टेबल का मूल तत्व माना। अब हाइड्रोजन को मूल तत्व मान के उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि बाकी जो एलिमेंट है ना, जो बाकी कोई भी हो, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो भी आपको अभी फिलहाल याद आ रहा है वो उन तत्वों को सोचो एक बार। वो तत्व उनका जो अणु भार यानी उनका जो परमाणु भार होगा वो उनका पूर्ण गुणज होगा। किसका, हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। वो क्या होगा, पूर्ण गुणज माना जाएगा। ये बात किसने कह दी थी, ये कही थी
विलियम प्राउट्स ने कह दी थी। आपको इतनी बात समझ आ गई आपको। यहाँ पर क्या क्या बताया था, यानी जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन का अणुभार 1 है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि जो पूर्ण गुण है, मतलब सोडियम का जो अणुभार होगा ना, वो जैसे मान लेते हैं सोडियम अणुभार हमारे पास कितना होता है, हम जानते हैं, पहले जानते हैं 23 हो गया, नहीं हो गया। तो अब कितने से गुणा करें, पूर्ण गुण यानी 23 का ये एक पूर्ण गुणज, पूर्ण यानी कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं हो गया क्या, यानी जो भी नंबर ले रखे हैं उनका, समझाइए नहीं है याद का। पर क्लोरीन का याद करो, किसका, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 पे AMU होता है, या यूनिट होता है, क्योंकि आइसोटोप का लफड़ा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसके बाद में ये लोगों ने इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया और ये फेल हो गया। तो देख लो आप क्या कह रहा है, विलियम प्राउस ने क्या कहा था। तो इन्होंने भी सीधे तौर पर कोई सारणीबद्ध व्यवस्था नहीं दी तत्वों की, पर इन्होंने तत्वों के मध्य यानी एलिमेंट के मध्य एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। यानी हाइड्रोजन के साथ इसने लिथियम यानी किसका परमाणु अणुभार के रूप में इसने संबंध स्थापित किया था। हाइड्रोजन का सोडियम के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने तत्वों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जिसे क्या कहते हैं, प्राउट्स हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी जो इसने जो प्रयास किया था ना, अपना एक ये सिद्धांत बता दिया इन्होंने, प्राउट्स हाइपोथेसिस बता दिया, उसके नाम से जाना गया था। प्राउट्स हाइपोथेसिस क्या है ये बता दिया मैंने। हाइड्रोजन को उन्होंने मूल एलिमेंट माना था, और बाकी जो तत्व होते हैं उनका जो परमाणु भार होगा उनका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। यानी हाइड्रोजन को उन्होंने मूल तत्व माना, फंडामेंटल एलिमेंट माना, और कहा कि बाकी सभी तत्वों का परमाणु भार है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणज होगा। जो भी दोस्त कोई नोट्स बना रहा है तो आप यहाँ से स्क्रीन है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप स्क्रीन को रोक सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं, अगर नोट्स अच्छे लगे तो मेरे को बताना, ठीक है। PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, किसी को जरूरत होगी ना तो इसकी PDF बना के भी मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। अगला आता है डोबेराइनर 1829 में। अभी वो कब था, यानी 1815 में, और डोबेराइनर कब आ गए, 1829 में। डोबेराइनर ने क्या काम किया, तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी क्या जो माना जाता है ना कि उन्होंने कुछ सूचीबद्ध तरीका अपनाया था, वो किसने अपनाया था, वो डोबेराइनर ने ही अपनाया था। आपके NCERT में भी है, और उसने 1829 में काम किया था। तो डोबेराइनर ने, आपको पता ही है, ठीक है। तो उन्होंने तत्वों का एक बढ़िया व्यवस्थित महत्वपूर्ण तत्वों को जचाने का काम किया था, और इन्होंने तत्वों के मध्य भी कुछ संबंध स्थापित किए। यानी उसने क्या किया, तत्वों के मध्य भी उन्होंने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, और तत्वों को क्लासिफाइड करने का उन्होंने भी प्रयास किया था यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने क्या प्रयास किया था, देखो तत्व है वो एलिमेंट है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने कुछ एलिमेंट लिए। जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने जो तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जताया। देखो परमाणु भार का तो कंसेप्ट हमने दे दिया था ना, किसने दिया था, परमाणु भार का कंसेप्ट किसने दे दिया, इसने दे दिया था परमाणु भार, यानी किसने बता दिया था, ये बता दिया था जॉन डाल्टन ने बता दिया था परमाणु भार की, यानी उसने कंसेप्ट दे दिया कि परमाणु भार नाम का कोई ऐसा होगा। अब तत्वों को फिर आगे उसने प्रयास किसने कर दिया, यहाँ पर जो डोबेर ने कर रहा है, उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की। समझाई नहीं आई बात। फिर उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने जो जैसे सेट किया ना, तो कुछ तत्वों के गुणों के बारे में सारे लोग लगे हुए थे, उनको गुणों के बारे में पता चल गया। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ तत्वों को ग्रुप बना लिए, यानी 3-3 तत्वों के क्या कर लिए, उन्होंने ग्रुप बना लिए। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया, बाकी हम थ्योरी से देख लेंगे। 3-3 तत्वों के उन्होंने ग्रुप बना लिए, और 3-3 तत्वों का जो उसको नाम दे दिया, ट्राइड नाम दे दिया, त्रिक नाम दे दिया। तो उन्होंने बता दिया कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास मान लेते हैं कोई A, B और C ये एलिमेंट है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट हैं, 3 तत्व हैं, इनके मैंने क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया। फिर मैंने कह दिया कि जो बीच वाला जो तत्व है ना, तो उनके जो गुण है ना वो पहले और तीसरे का औसत होगा। यहाँ पर ये बता दिया। औसत कैसे, यानी जैसे मान लेते हैं A और C, इनका मैं एवरेज गुण निकालूं, दोनों को जोड़कर, यानी उसको मैं एवरेज निकालूं, तो वो जो गुण आएगा ना वो किसके होंगे, बी के गुण माने जाएंगे। ये ऐसा किसने कहा था, ये डोबेराइनर ने ऐसा तरीका बनाया था। कब किया था, 1829 में किया था। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, तो तत्वों का वर्गीकरण का पहला महत्वपूर्ण कदम किसने उठाया था, इन्होंने भी उठाया था, डोबेराइनर ने उठाया था। आपके NCERT में, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम भी, बोर्ड के एग्जाम तो 11th क्लास का चैप्टर है, यहाँ तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्वों का वर्गीकरण का पहला महत्वपूर्ण कदम इन्होंने उठाया था। इन्होंने तत्वों के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। इन्होंने भी तत्वों की परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। तत्वों का परमाणु भार का देखो सबसे देखो मेंडलीव तक है ना, मेंडलीव तक हम मेंडलीव तक आगे पहुंच जाएंगे। मेंडलीव तक के
सभी लोगों ने परमाणु भार का बढ़ता क्रम हुआ लिया था। देखो थ्योरी सारी लिखाऊंगा मैं, थ्योरी सारी आपको पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। ये सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मैंने खुद मेरे हाथ से लिखी है और आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा, चीज़ें सारी होगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से अच्छी तरीके से समझना है। मेंडलीव तक क्या किया लोगों ने, जो मेंडलीव तक जो लोगों ने काम तो किए हैं, उन्होंने सबको जो एलिमेंट लिए थे उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ही उन्होंने लिया है। लेकिन लास्ट में जाकर जो मोजले आया था, हेनरी मोजले आया था, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर उसने ऐसा किया था। आगे बताऊंगा ऐसा उन लोगों ने क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, वो हम सारी बातें करेंगे। तीसरा पॉइंट, तो अब ये देख लेते हैं कि इन्होंने भी तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट किया था एलिमेंट को। समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को, यानी जिन तत्वों के गुण रासायनिक गुण समान थे, जिन तत्वों के रासायनिक गुण समान थे, उन्होंने क्या किया, उन तत्वों को तीन तीन का एक जोड़ा बना लिया, ग्रुप बना लिया। जैसे अभी बताया था मैंने ABC लेके इन्होंने क्या किया, जैसे मान लेते हैं ABC, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर उसने जोड़ा बना लिया, ग्रुप बना लिया, और फिर क्या कर दिया, एक व्यवस्थित कर दिया। यहाँ पर समझाई बात क्या। तो इन्होंने इन तत्वों को जो एक ग्रुप बना था, तीन तीन तत्वों का जो जोड़ा बना था, उसने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, ट्राइड नाम आ सकता है यहाँ, ट्राइड, त्रिक नाम दे दिया उन्होंने। क्या नाम दे दिया यहाँ पर, त्रिक नाम दिया था। तो ABC ये क्या हो गया यहाँ पर, एक तीन तीन एलिमेंट है, इनका क्या हो गया यहाँ पर, एक त्रिक हो गया, नहीं हो गया यहाँ पर। तो इसे हम डोबेराइडर का त्रिक भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डोबेराइडर का त्रिक बोलते हैं यहाँ पर। इतनी बात समझाई बात क्या। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इस नियम के अनुसार इसने मैं बता दिया कि जो ग्रुप का जो बीच वाला तत्व है, यानी ग्रुप का जो बीच वाला एलिमेंट है, ये वाला तत्व है, यानी A और B बीच वाला तत्व नहीं है क्या, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनके गुण है, वो पहले और लास्ट का क्या होगा, एवरेज होगा। यानी जो B के जो गुण हैं वो किसके गुण जैसे हैं, A और C का औसत मान लिया, नहीं मान लिया है। तो जो इनका जो अणु भार आएगा, इनका जो परमाणु भार आएगा, जैसे मान लेते हैं सोडियम की बात करते हैं, आगे एग्जांपल कर लेंगे। तो सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का जो परमाणु भार आएगा, क्योंकि सोडियम की जो एक ग्रुप बनाते हैं ना, वो होता है हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक त्रिक बनता है। यहाँ पर समझाई बात, किसका बनता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सोडियम के जो परमाणु भार है वो लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज आएगा ना, वो होता है। देख भी सकते हैं, देखो एग्जाम्पल, जैसे ABC, तो ये हो गया हमारा एक त्रिक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एक त्रिक हो गया यहाँ पर। इतनी बात समझ आई बात यहाँ पर। तो बीच वाला एलिमेंट कौन हो गया, बीच वाला तत्व तो ये हो गया। तो इनके जो गुण हैं, यानी जो B के जो गुण हैं, यानी जो परमाणु वाले जो X2 जो आया है, वो क्या हो जाएगा, X1 प्लस X3 वाला हो जाएगा। यहाँ पर X1 प्लस X3 वाला हो जाएगा। यहाँ पर यूँ भी कह सकते हैं, अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पर। यानी जो B के जो गुण हैं, B के जो गुण है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, A प्लस C का एवरेज हो जाएगा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, समझ आई बात क्या। किसने काम किया था, डोबे रायदर ने किया था। ये किसने किया था, डोबे रायदर, डोबे रायदर ने ये काम किया था। कब किया था, 1829 में, 1829 में इन्होंने ये काम किया था। समझ आई बात क्या। और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पर तो पोटेशियम का जो गुण है वो किसके विपरीत, मैंने पहले बता दिया आपको। सोडियम के जो गुण है वो लिथियम प्लस में पोटेशियम अपॉन में 2। कैसे, लिथियम का जो, अगर जैसे मान लेते हैं लिथियम का जो परमाणु भार कितना होता है, वो 7 होता है। पोटेशियम कितना होता है, 20, 40, इतना मान लो, कितना आ गया, 2 आ गया। ये कितना हो गया, 45। ठीक है, 39 मान लो, ये 39 होता है, ये 39, तो कितना आ गया, 46। तो कितना आ गया, 23, 23। ये सोडियम का परमाणु भार आ जाएगा। इस प्रकार निकाल सकते हैं अपने यहाँ पर। समझाई बात। तो यही ट्रिक है। और आप ट्रिक की पहचान कैसे करोगे, इसको भी हम जान लेते हैं कि आपको ट्रिक की पहचान करनी है तो वो कैसे करोगे। ट्रिक की पहचान करनी है तो आपको कैसे करनी है वो बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पर। हाँ देखो, ट्रिक की पहचान करने के लिए आपको बस सीधा सा फंडा लगाना है। तो आपको क्या करना है कि आप जो ग्रुप बनेगा, जैसे ग्रुप बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ट्रिक किया है या नहीं उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये देखो आप समझो यहाँ पर।
जैसे ए, बी और सी, ये चीज़ है, ठीक है, ए बी सी, इतना हो गया यहाँ पर। तो अब आपको देखना क्या है कि यहाँ ए और बी, यानी हम कहाँ रहे हैं, ये पहला आवर्त था, पीरियड था, ये अगला आवर्त हो गया, ये अलग, तो इनके बीच में गैप देखना है, यानी इसके बीच में गैप कितने का आ रहा है। यहाँ जो गैप आएगा ना, जो भी डिफरेंस आएगा वो गैप आएगा, और इनके बीच में जो गैप आएगा, ये पता है आपको, नॉर्मल बात नहीं, ये बता रहा हूँ आपको। अगर ये गैप सेम है, यानी यहाँ का और यहाँ का क्या चीज़ है, गैप है वो सेम आ रहा है ना, तो क्या चीज़ है, ट्राइड है, त्रिक होगा, तो क्या होगा, ट्राइड है वो होगा। समझाई बात। अगर ये गैप सेम नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, आगे जाके अब एग्जाम्पल कराऊंगा तो पता चल जाएगा, यहाँ ग्रुप अलग है, जो अंतर है वो अलग आ गया, और यहाँ अंतर है वो अलग आ गया, तो फिर ट्राइड नहीं होगा। ऐसे आप पता लगा सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई खास बात है नहीं। अब ये, अब देखो देखो जितने लोगों ने ये अपने अपने पीरियोडिक टेबल में प्रयास कर रहे हैं, तो क्या अभी इनका फेल होने का कारण भी तो है, लिमिटेशन है ना, सब जगह लागू नहीं हो रहे हैं। तो इस डोवेनाइजर के जो त्रिक नियम की जो सीमाएं हैं वो क्या थी, कमियां क्या थी, यहाँ पे देख सकते हैं, कमियां मान लो, सीमाएं मान लो, क्या कुछ भी मान लो यहाँ पे। तो देखो त्रिक है जो सारे तत्वों के लिए लागू नहीं हुए थे, यूं थोड़ी है सबके लिए उन्होंने बना दिए थे, भी कुछ ही तत्वों के लागू हुए ना, सबके लिए थोड़ी लागू हो जाएंगे आगे। यानी कैल्शियम से आगे आगे तो इतना होता ही नहीं है यहाँ पर, जैसे मान लो सारों का थोड़ी बना देगा यहाँ पर त्रिकोण, सबका थोड़ी बना दिया। तो ये पहली कमी इसकी ये आ जाएगी कि कुछ तत्वों तक ये सीमित होता है, सारे तत्वों के त्रिक तो बनते नहीं है, सीधी सी बात यही है। क्यों आगे जाके नए नए एलिमेंट खोजे, डी ब्लॉक के तत्व आ जाए, फिर कैसे लागू होगा, सबके साथ लागू नहीं होगा। ठीक है, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक एटॉमिक जो मास है वो क्या होते हैं, एरो त्रुटि वाले होते हैं। बीच वाले तत्व जैसे मान लेते हैं कि, अब मेरे को ये बताओ कि बीच वाले तत्व है उनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा आ जाती है, क्यों पहले इतना पता नहीं था ना, शुरुआत में कुछ तत्वों के लिए लागू हो गया, तब उसने बना के छोड़ दी यहाँ पर कि भी ऐसा ऐसा होता है, पर प्रयास तो किया है ना, क्योंकि एक प्रयास करेगा तो फिर वो कुछ उसमें कमियां होगी, फिर उस कमियों को सुधारा जाएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे तो विकास हो रहा है। अगर वो नहीं करता तो फिर आगे बात नहीं बनती, कोई ना कोई चीज़ करता, पर इन्होंने जो कर लिया वो दूसरा नहीं करेगा, वो कुछ और करेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इन्होंने कर लिया। तो बीच वाली ये से पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा कि कुछ तत्वों तक सीमित होता है, दूसरा है कि मध्य तत्व, ये मिडिल तत्व है, जो एस जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, बीच के तत्व नहीं आगे क्या, उनके तो भी एटॉमिक जो मास होता है उनका एरर होता है, उसमें त्रुटियां होती है, यानी कंटिन्यू होता है। एरर मतलब यूँ नहीं है कि उसमें कमियां हैं, कमियां मतलब है कि उनका पॉइंटों में होता है, डेसिमल में आता है, कम होता है, ज्यादा होता है, क्यों न्यूट्रॉन की संख्या आज की तारीख में पता है हमें, क्योंकि न्यूट्रॉन के कारण कम ज्यादा हो सकता है। नए एलिमेंट खोज खोज नए तत्व खोजे गए थे बाद में, फिर ये बिल्कुल ही फेल हो गया, तो उनके साथ ये मैचिंग नहीं हो रही थी यहाँ पर। तो इस प्रकार ये कुछ नियम हद तक ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सीमाएं बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसको ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इसको माना भी नहीं था, पर ठीक ठाक प्रयास था इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी अपनी एनसीईआरटी के AEBD चांगकोर्टोइस नाम था इसका, समझाई बात क्या हो जाएगा, चांगकोर्टोइस नाम है इसका, और 1862 में उन्होंने अपना प्रयास किया था तत्वों को। तो अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने भी तत्वों को एकदम बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट करने की कोशिश की थी, और उन्होंने 3D मॉडल में अरेंजमेंट करने की कोशिश की थी। इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी ना, पीरियोडिक टेबल तत्वों को जताया था, हाइड्रोजन ऐसे ऐसे अणु भार के बढ़ते क्रम इन्होंने भी जताया था, पर इन्होंने एक सर्कुलर आकार यानी हेलिक्स मॉडल के रूप में, जैसे डीएनए नहीं होता क्या, हेलिकल कोल्ड स्ट्रक्चर का पीरियोडिक टेबल का काम लिया था। यानी कोल्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो होती है उसके अंदर जो रिंग बन जाती है यहाँ पर, उस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ऊपर एलिमेंट रख दिया, यानी जो, क्योंकि वो घुमाव होगा, अब घुमाव कितने का था, 16 तत्वों के बाद में उन्होंने रखा एलिमेंट का, ऐसे घूम के आएगा, यानी यूं करेगा, यानी एक एलिमेंट यहाँ रख दिया, जैसे पीरियोडिक जैसे दिखा देते हैं यहाँ पर। हाँ, ये भी बात करता हूँ कि ये क्या थे, एक जियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, भूगर्भ शास्त्री थे, यानी जो धरती के बारे में बातें करता है, धरतियों जो अर्थ के बारे में, भूगोल के बारे में बताता, वो थे यहाँ पर, केमिस्ट नहीं थे यहाँ पर। और उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल जो अपनी बनाई थी, वो इस प्रकार की पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई थी, यहाँ पर देखो। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, एक टुलेरिक स्क्रू यानी घूमती हुई, तो इन्होंने ये क्या किया, एक घूमती हुई है, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई एलिमेंट रखा, ठीक है, यहाँ कोई एलिमेंट रख दिया इन्होंने, फिर घूम के आगे यहाँ पे कोई एलिमेंट रख दिया, फिर घूम के आगे यहाँ कोई एलिमेंट रखा, फिर आगे इधर चले गया, एलिमेंट हो गया नहीं हो गया, फिर ऐसे घूमते आगे यानी आगे। तो अब इनके नीचे जो एलिमेंट है वो क्या है, समान गुण वाले होंगे यहाँ पर, ये
ये समान गुण वाले होंगे नहीं होंगे। फिर इधर आएंगे, यहाँ पर जो कोई एलिमेंट आएगा, देखो एक बढ़िया 3D मॉडल नहीं है यहाँ पर, इधर आएगा तो ये इसमें समान प्रॉपर्टी नहीं होगी क्या, तो ऐसे घूम के आएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया था। इसको टेलुरिक मॉडल भी कहते हैं, एलिक्स मॉडल भी कहते हैं, और ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो छोटी मोटी लाइन है, 2-4 लाइन है, उसमें भी यहाँ पर कि उसने बढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने भी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, यहाँ से लिखा ना, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, फिर लिथियम आ गया, फिर पोटेशियम, सोडियम, इस प्रकार से परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया था यहाँ पर। समझ आई बात क्या। तो कितने का जो उसमें डिफरेंस आ रहा था, वो 16-16 के अंतर में ये चीज़ें आ रही थी यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने भी तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था, और सर्कुलर स्पाइरल क्या किया उन्होंने, अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया था यहाँ पर। तो ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, ये बात आ गई, ये पहले ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छी बातें की थी, और अच्छा से समझाया था कि किस प्रकार से तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। बाकी अभी इसने कभी ने किसी ने बताया नहीं था, लेकिन ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने आवर्त सारणी में तत्वों की पुनरावृत्ति के बारे में बताया। कैसे पुनरावृत्ति में, कैसे, देखो इधर ऐसे घूम के आया है, यहाँ से मान लो कोई तत्व एलिमेंट आया है, तो ये आगे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं जाएगा, फिर आगे ये पुनरावृत्ति नहीं होगी यहाँ पर, यानी सेम गुण वाला यहाँ आ गया नहीं आ गया, ये घुमावदार वाला नहीं हो गया क्या, क्यों, इसमें तो घूम के तो वापस आएगा वो, तो वो पुनरावृत्ति नहीं होगी क्या। वहाँ तो हम क्या करते हैं, वैसे मानते हैं, पर इसने यहाँ पर तो 3D मॉडल के रूप में दिखा दिया। ये याद रखना, टेलुरिक स्क्रू मॉडल भी कहते हैं, टेलुरिक हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। और दूसरी बात है, सान कोर्टोइस क्या था, एक जियोलॉजिस्ट है, ये कोई केमिस्ट तो था नहीं, पर इतना लोगों ने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो फिर इसको भी तो लोगों ने क्या कर दिया, नकार दिया था। हाँ, अच्छा, इसकी कुछ कमियां भी हम देख लेते हैं कि इसकी कमियां क्या थी, क्योंकि ये थोड़ा जटिल मॉडल था, हार्ड मॉडल था ना, हार्ड मॉडल हो गया, तो इसलिए भी वैज्ञानिकों ने इनकी जो इतनी बातें नहीं सुनी थी यहाँ पर। और ये ज़्यादातर आगे कामयाब भी नहीं लगा, लग भी नहीं पाया था, सारे एलिमेंट पर थोड़ी लग पाएगा यहाँ पर, सब तत्वों पे लग भी नहीं पाया था, इसलिए क्या हो गया, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। उसके बाद में आता है हमारा सबसे बढ़िया, और जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड, सब जानते हो आप। 1865 में कुछ तत्वों की खोज और हो गई थी। शुरुआत में 33 एलिमेंट थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे एलिमेंट की खोज भी होती गई थी। इसके समय 56 एलिमेंट नए खोजे गए थे। नए नहीं, सारे एलिमेंट कितने हो गए, 56 तत्व हो गए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बढ़िया काम किया, परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम इन्होंने भी लिया था, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उन्होंने जचाया था। जैसे हाइड्रोजन सबसे हल्का, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, उससे भारी, इस प्रकार उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जचाया था। पर न्यूलैंड ने, जो डोवेलैंडर जो काम कर रहा था ना, उनका काम इन्होंने आगे बढ़ाया था। ये बात ध्यान में रखना कि जो काम डोवेलैंडर कर रहा था उसमें वो फेल हो गया, उसी काम को बीड़ा ले लिया, बीड़ा उठा लिया किसने, जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड ने अपना काम उसके हिसाब से बढ़ाना चालू कर दिया। जैसे मान लो तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम तो उस समय नहीं था, लिथियम और बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, तत्वों का बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने क्या कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, फिर क्या किया, उन तत्वों में से उन्होंने देखा कि कुछ तत्व, जो कुछ एलिमेंट है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ समानता शो कर रहे हैं, समानता शो कर रहे थे। फिर उन्हें ऐसे मतलब शौकवश हो गया कि जैसे मान लो वो चला, उन्होंने एलिमेंट को लिया और एलिमेंट को उन्होंने लिखा। उसके बाद में कुछ जो एलिमेंट आए थे, तो उसमें हुआ क्या कि जो समानता नजर आ रही थी, जैसे मान लेते हैं कि ये पहला दूसरा, यानी 8वां जो तत्व आ रहा था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये 8वां तत्व आ रहा था, वो पहले के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा था। आपने सुना होगा जैसे संगीत में स्वर नहीं होते क्या, सा रे गा मा पा धा नि सा, उस प्रकार जो समानता नहीं दर्शा रहा था क्या, उसी प्रकार इन्होंने भी ये समानता शो की थी यहाँ पर। तो कुछ पॉइंट है इसके भी, हम उसको हम जान लेते हैं पॉइंट क्या है। हाँ, तो पहली बात है कि एक ब्रिटिश रसायनिक थे, केमिस्ट थे, अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड। इन्होंने डोवेनर के कार्य को आगे बढ़ाया था, और
उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो इस प्रकार की उन्होंने पीरियोडिक टेबल अपनी बनाई थी। कैसे बनाई थी? क्योंकि उन्होंने जो लिथियम, जो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम लगा दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ये अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने शामिल किए थे यहाँ पर। और ये देखो यहाँ फ्लोरीन के बाद में क्या आएगा, बढ़ता हुआ परमाणु भार किसका, सोडियम का आया था, लेकिन सोडियम की प्रॉपर्टी वो लिथियम की तरह मैचिंग कर रही थी, इसने यहाँ पर रख दिया। फिर मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है वो बेरिलियम की तरह लग रही थी। बोरॉन की एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है वो बोरॉन की तरफ नजर आ रही थी। और कार्बन की जो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी है वो कार्बन के साथ समान था। पहले तो उन्होंने क्या किया, सारों को एलिमेंट को एक साथ ही रखा था, यानी ये यहाँ थे, ठीक है, यानी ये यहाँ पर थे, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर इस प्रकार से। तो वो आठवां जो एलिमेंट है वो उनके साथ क्या कर रहा था, सिमिलरिटी शो कर रहा था यहाँ पर, तब जाके ये पीरियोडिक टेबल बनी है यहाँ पर। तो कैसे हम बता भी सकते हैं यहाँ पर, देखो इस प्रकार से, देखो कैसे एनिमेशन से देख सकते हो यहाँ पर। तो क्या किया, ये 8 एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सेट कर दिया। इतनी बात समझ आ गई यहाँ पर। तो तत्वों के परमाणु भार के यहाँ पर बढ़ते क्रम में सेट किया। फिर क्या किया, हाइड्रोजन किसके साथ समान देगा, गिन लो, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां एलिमेंट ये आ रहा है, ठीक है, अपने से आठवां, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो हाइड्रोजन को आप इसके नीचे आ जाएगा, लिथियम के नीचे कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन समानता किसके साथ जाएगा, फ्लोरीन के साथ समानता डालेगा। तो ये फ्लोरीन ये यहाँ आ जाएगा, और लिथियम के नीचे कौन आएगा, ये सोडियम आएगा। कैसे देखो, तो यहाँ लिथियम समानता किसके साथ दर्शा देगा, सोडियम के साथ दर्शा देगा। हाइड्रोजन किसके साथ दर्शा देगा, फ्लोरीन के साथ समानता शो कर रहा था, यानी हाइड्रोजन ने किसके साथ समानता शो करी है, फ्लोरीन के साथ कर दी है। लेकिन हाइड्रोजन को उसने एक बार अपनी कैलकुलेशन में नहीं लिया था। तो सोडियम, आठवां एलिमेंट कौन है, सोडियम। लिथियम का आठवां एलिमेंट कौन है, सोडियम। बेरिलियम का कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। बोरॉन का कौन सा हो जाएगा, बोरॉन का कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। बोरॉन का कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन का कौन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। कार्बन का आठवां एलिमेंट कौन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन का कौन हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, यानी आठवां समानता निश्चय कर रहा है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का कौन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। इसी प्रकार फ्लोरीन का कौन हो जाएगा, पोटेशियम, सॉरी क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसका पोटेशियम कौन होगा, क्योंकि ये सोडियम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे ना तो कौन आ जाएगा, सोडियम आ गया, नहीं आ गया। और मैग्नीशियम कौन हो जाएगा, ये हो गया। तो इस प्रकार से सारे में देख लो, तो चालो यहाँ पर देख लो कि लिथियम के नीचे समानता किसने शो की थी, लिथियम नीचे कौन आ गया, देखो यहाँ पर कौन आ गया, सोडियम। तो हम क्या करते हैं, वापस ये चीज़ें करते हैं, फिर हम एक एक चीज़ों को एलिमेंट को हम लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो कैसे, हाँ देखो, हाँ ये टेबल थी हमारी, इसमें हुआ क्या, ये एलिमेंट हो गए। तो यहाँ लिथियम के साथ समानता किसने दर्शाई थी, लिथियम के साथ सोडियम ने समानता दर्शा दी। तो सोडियम नीचे आ गया, नहीं आ गया यहाँ पर, लिथियम के साथ सोडियम ने सिमिलरिटी शो करी यहाँ पर, ठीक है। फिर बेरिलियम के साथ किसने शो किया यहाँ पर, Mg ने किया। तो मैग्नीशियम नीचे आ गया, तो बेरिलियम के गुण और Mg के गुण क्या चीज़ सेम है। तो ब्रोन की समानता किसके साथ हो रही है, एल्यूमिनियम के साथ हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहा होगा। तो कार्बन की आपको समानता किसके नीचे आ गई, सिलिकॉन के साथ नजर आ गई, नहीं आ गई। नाइट्रोजन की सिमिलरिटी किसके साथ नजर आ गई आपको, फॉस्फोरस के साथ नजर आ गई। ऑक्सीजन की सिमिलरिटी किसके साथ आ गई, सल्फर के नजर आ गई, नहीं आई। इसी पर फ्लोरीन के नीचे आ गई, नहीं आ गई यहाँ पर। इसी प्रकार सोडियम की जो समानता वो किसके साथ नजर आ जाएगी आपको, पोटेशियम के साथ नजर आ जाएगी। आठवां एलिमेंट यही है। मैग्नीशियम की कैल्शियम के साथ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार ये जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। और कैल्शियम के बाद में ये भी पीरियोडिक टेबल ज़्यादा लागू नहीं हो पाई थी, फेल हो गई थी, इतनी जल्द बन नहीं पाई थी। यहाँ पर समझ आ गई बात यहाँ पर। तो इस प्रकार ये जिनके पॉइंट है, पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, केमिस्ट थे, और इसके समय डोबेनर के काम को आगे बढ़ाया था। 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी, इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगाया था। इन्होंने सभी तत्वों को, गुणों को जाना, समझा, और उसके बाद में उनका अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया और व्यवस्थित किया। और सब अपने पहला तत्व अपने आठवें के साथ क्या करता है, समानता शो करता है, सिमिलरिटी शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये सिमिलरिटी उसी प्रकार की थी जैसे संगीत में स्वर नहीं होते क्या, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा। तो आठवां हो गया, नहीं उस प्रकार से इन्होंने बताया था। तो न्यूलैंड का, अब इस नियम को किस नाम से जाना गया था, न्यूलैंड का अष्टक, ऑक्टेव रूल के इसको नाम से जाना गया था। ये भी बड़ी चीज़ यहाँ पर याद कर सकते हो। इसका नाम क्या था, इस नियम का अष्टक नियम कह सकते हैं। आठवां अष्टक नियम क्यों हो गया, क्योंकि आठवें के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है। लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं इस नियम को यहाँ पर। तो हर नियम की हमें पता है कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इसकी भी तो बहुत कमियां थी, कैल्शियम के बाद में लागू नहीं हो रहा था। तो इसकी लिमिटेशन पढ़ लेते हैं कि तो ये क्या था,
ये कैल्शियम तक लागू हो पाया था, आगे बाहरी तत्वों पर लागू नहीं हुआ था, यानी आगे जो बाद में नए तत्व खोजे गए थे। पहली बात है हीलियम की खूब पहले, क्योंकि उसके में क्रिया गैस की खोज नहीं हुई थी। जैसे मान लेते हैं जो मेंडलीफ ऐसे ने सॉरी न्यूलैंड ने अपना जो उसने सेटिंग किया था, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाद में तो भी हीलियम खोजा गया था, तो फैल तो होगा हाइड्रोजन हीलियम, बाद में लिथियम आएगा, फिर क्या आएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये नियोन, ठीक है। फिर क्या आएगा सोडियम आएगा, तो यहाँ तो फेल हो गया, अभी गिन लो, क्योंकि फिर ये लिथियम के बाद में कौन आया था, लिथियम बाद में सोडियम आ रहा था, 8वें नंबर पर आ रहा। अब गिन के देखो, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा सातवां, तो आठवां तो नियोन आगे नहीं आगे, इसका मतलब है कि मैं नियोन को लिथियम के नीचे रखूंगा यहाँ पर, तो ये तो नियम फेल हो गया, नहीं हो गया। तो आगे बारी आगे जो हैवी एलिमेंट आगे बाद में नहीं तो आगे खोजेंगे, तो उनमें ये नियम क्या हो गया फेल हो गया था। समझ आई बात। तो इस प्रकार से इनकी ये सीमाएं थी। और आपको पता ही है कि जो डोवेनायर था एक बढ़िया था और एक अच्छा प्रयास था, इसका बहुत बढ़िया प्रयास कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उस पर कमेंट भी कसे थे, कमेंट तो क्या कसे, मजाक की थी, मजाक के अंदाज में बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, वो पर्दा हटा दें। नीला हटा दें। हम्म। हाँ, तो कह सकते हैं कि इसने न्यूलैंड ने ठीक ठाक काम किया था, लेकिन इतना वैज्ञानिकों ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसको अच्छा काम महसूस समझा, बढ़िया भी लगा, बाद में इसको अच्छा तवज्जो दिया गया था। और इस कार्य के लिए उन्होंने, जैसे मेंडलिफ सॉरी न्यूलैंड साहब थे, और जो लंदन की एक रॉयल सोसाइटी संस्था है, उनके द्वारा उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था, और इसके नियम को कुछ मान्यता भी दी गई थी, ठीक है। और डेवी मेडल उसको दिया गया था उसके काम के लिए, अच्छे काम के लिए, बाद में इसको बढ़िया माना गया था, ठीक है। तो इस प्रकार ये न्यूलैंड का प्रयास था। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लोथरमेयर। लोथरमेयर और मैंडलीफ, इन्होंने साथ साथ काम किया था, लोथरमेयर ने भी और मैंडलीफ ने। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बस मतलब पीरियोडिक टेबल का जो जनक देखते हैं ना, वो मेंडलीव को मानते हैं। लोथरमेयर ने बहुत बढ़िया काम किया था, पर लोथरमेयर का जो अपना पीरियोडिक टेबल है वो अच्छी तरीके से पब्लिक नहीं हो पाया था, इसलिए इसको इतना बढ़ावा नहीं मिला। और आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो योगदान माना जाता है वो सबसे ज़्यादा मेंडलीव का ही माना जाता है। लोथरमेयर ने क्या काम किया, तत्वों के परमाणु के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में उन्होंने भी किया था, तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उसने भी सेट किया था। और फिर उन्होंने अवलोकन किया कि जैसे जैसे तत्वों के परमाणु भार बढ़ रहा है, तो उन्होंने अभी देखो देखो तत्वों का उन्होंने सबने क्या किया था, थोड़े गुणों को जान रहे थे, पर इन्होंने सबसे पहले तत्वों के भौतिक गुणों को भी देखा था, रासायनिक गुणों के साथ साथ भौतिक गुणों को भी उन्होंने देखा था। सभी के पॉइंट से हम देखते हैं कि लोथरमेयर ने तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, रासायनिक गुणों के साथ साथ उन्होंने क्या किया, भौतिक गुणों पर भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। अब भौतिक गुण क्या थे, वही परमाणु का आयतन, परमाणु का भार, गलनांक, क्वथनांक, इन्होंने इनको देखा था। एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वेट, इन्होंने लोथरमेयर ने ये देखा था। और अब देखा गया जो जैसे जैसे परमाणु भार यानी तत्वों का परमाणु भार, एक तो क्या हो गया एटॉमिक वेट हो गया, ठीक है। यहां से आपको समझना है कि इन्होंने किया क्या था, एक तो हो गया परमाणु भार, और दूसरा इसने क्या ले लिया परमाणु आयतन, दूसरा क्या ले लिया इन्होंने परमाणु आयतन लिया था, एटम वॉल्यूम लिया था। उनके बीच में इन्होंने क्या किया, एक रिलेशन बनाया था परमाणु भार और इनके बीच में। रिलेशन क्या बनाया, ग्राफ खींचा कि क्या हुआ था, ग्राफ में क्या क्या कुछ होगा, उन्होंने समझ आई बात क्या। तो परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में ग्राफ खींचा,
आज की तरह हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु भार तो बढ़ता जाएगा, तो आकार तो छोटा नहीं होता जाएगा क्या। तो ये उन्होंने उनके बीच में सारे एलिमेंट जितने खोजे गए थे, तो 56 तो उसके न्यूलैंड के टाइम में हो गया ना, तो यहाँ तो और ज़्यादा होने हैं। तो अब उसके बीच में उन्होंने ग्राफ खींचा था। तो अब उन्होंने क्या किया, परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में एक ग्राफ खींचा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ग्राफ बनाया, परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच उन्होंने ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ नजर कैसा आएगा, जैसे ये ग्राफ है, नहीं हाँ ठीक है, तो ये x और y, तो यहां इसने ले लिया एटॉमिक वेट परमाणु भार, और यहां ले लिया इन्होंने परमाणु आयतन वॉल्यूम ले लिया, परमाणु आयतन। ओके, यहां इन्होंने परमाणु आयतन ले लिया। अब ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा ऐसे, बढ़ता हुआ भी ग्राफ आएगा। तो वो ग्राफ इस प्रकार से नजर आया था। ठीक है, तो ग्राफ में हुआ क्या, तो अब ग्राफ का अवलोकन जैसे मान जैसे बढ़ता गया परमाणु भार, जैसे बढ़ता गया, फिर उनका आयतन देखा। जो ग्राफ का जो शीर्ष पॉइंट था ना, बीच का पॉइंट था, यहाँ पर जो टिप पॉइंट था, वहां इस जगह लोथेमेर का काम चल रहा है। इस ग्राफ में यहाँ इस जगह एल्कली अर्थ मेटल आ गए, यहाँ पर जैसे लिथियम, क्षारीय धातु, एल्कली अर्थ मेटल नहीं, सीधा एल्कली मेटल आ गया, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ग्राफ जो बनाया, ग्राफ के जो शीर्ष भाग था, ऊपरी भाग था, उसमें ये एलिमेंट आ गए। ठीक है, ग्राफ के जो ऊपर हम जा रहे हैं, असेंडिंग, ग्राफ में असेंडिंग तरफ जा रहे हैं, उनके बीच में यहाँ पर असेंडिंग में बढ़ते हुए क्रम पर यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर हीलियम, यानी एक्रिया गैस आ गई, जैसे हीलियम, यहाँ हीलियम आ गई, हीलियम नियोन, समझाई बात। यहाँ पर आर्गन, इस प्रकार ये क्रिप्टॉन, इस प्रकार से आ गए। आरोही भाग में, ग्राफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, आरोही भाग में ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर इन तत्वों को रखा गया है। ठीक है, जैसे हम ग्राफ में ऊपर चले गए, फिर हम नीचे आ रहे हैं, ग्राफ में कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ इसमें क्या आ जाएंगे, नीचे नीचे निचले वाले भाग में यहाँ आ गया था एल्कली अर्थ मेटल आ गया। ये तो क्या चीज़ है, यहाँ तो क्या आ गया, एल्कली मेटल, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल आ गए। ठीक है, और यहाँ नीचे उतर रहे हैं, यहाँ ध्यान से समझना, ये तो क्या ऊपर चढ़ने वाला भाग, असेंडिंग यानी आरोही भाग। आरोही भाग ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ इस पॉइंट में देखो, लिथियम, सोडियम, यहाँ तो क्या आ गया, एल्कली मेटल, क्षारीय धातु आ गए। तो आगे क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ रखा गया है। और जैसे हम अवरोही भाग में, यानी अवरोही मतलब डिसेंडिंग, नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ नीचे आते हुए बीच में यहाँ पर क्या आ गया, एल्कली अर्थ मेटल आ गया, बेरिलियम। उतरते हुए भाग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, समझ आ गई बात, कैल्शियम, और यहाँ उतरते हुए भाग में क्या आ जाएगा, स्ट्रोंशियम, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ग्राफ में ये इस प्रकार से ये रखे गए थे। तो ग्राफ के शीर्ष पर हमेशा क्या रहते हैं, एल्कली मेटल रहते हैं, क्षारीय धातु रहते हैं। ठीक है, और वक्र के ऊपर चढ़ते हुए भाग में, यानी वक्र के ऊपर चढ़ते हुए भाग में ये एक्रिया गैस हो जाएगी, यहाँ पर ये आएगी ना, चढ़ते हुए भाग में एक्रिया गैस। ठीक है, और डिसेंडिंग पार्ट, नीचे उतरते हुए भाग में क्या हो जाएगी, एल्कली अर्थ मेटल आ जाएगी। ये तो लोथ मैंने ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश की थी, और इसने इस प्रकार से वर्गीकरण किया था अपना, यहाँ पर समझ आई बात। तो ये तो था लोथरमेर का प्रयास था, इनकी भी कमियां होगी यहाँ पर। तो कमियां क्या थी, भौतिक गुणों पर आधारित था, अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी में कमी, और वक्र की जटिलता लोगों को समझ नहीं आई थी, इसलिए इतना लोगों ने तवज्जो नहीं दिया था। क्योंकि ग्राफ बनाएंगे उसमें जटिलता देखिए ना, कैसे कहाँ आएगा। बाहरी तत्वों पर पहली बात यह ग्राफ है वो अप्लाइड भी नहीं होता,
कमियों को भी आपको याद रखना होता है और इनका जो लिमिटेशन उनको भी याद रखना होता है। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी होती है और तब जाके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे और हमारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो लोथरमेर ने भी एक अच्छा प्रयास किया था और आज की क्लास में हम यहाँ तक ही कर पाएंगे। बाद में अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ से जो कुछ PYQ आते तो नहीं है ज़्यादा, पर कुछ आए हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। लेकिन लोथरमेर ने भी एक बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन मेंडलीव से पहले इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो प्रकाशित नहीं हो पाई, इसलिए इसको इतना ये चीज़ें वैज्ञानिक इतना इसमें आधुनिक आवर्सानी के इसमें योगदान नहीं माने जाते हैं। हालांकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्योंकि 1868 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन उसकी तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, तब इसको मिल जाता था। तो इस प्रकार हमारा जो स्टेप फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक इसमें जो हमने ये PPT तैयार की है तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी क्वेश्चन है, लेकिन अगली जो क्लास होगी उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसको साथ में आपको पक्का इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी क्वेश्चन पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में पक्का मिलेंगे। जो भी बच्चा है कोई इंग्लिश मीडियम का है वो ये क्लास देख रहा था, फिर ये सोच के स्किप मत करें कि हिंदी में है, तो मैं अगले में इंग्लिश को मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा, इस बात का मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाँ, डोवे हम बिल्कुल आसान आसान सवाल है, क्यों पहली क्लास है, इसमें अंदर पहले क्वेश्चन है, ये इतने क्वेश्चन बने नहीं है, इतने कोई आसान इतने हार्ड तो बनते नहीं है। तो डोवेनायर ने तत्वों को किस आधार पर यानी किस बेस पर व्यवस्थित किया था। तो डोवेनायर ने जो एलिमेंट थे उसको किस आधार पर, अपने जो तत्व थे मतलब उसका क्या आधार था, तो सब हमें पता है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप याद सीधा रखो कि मैंडलिफ तक है, बस हेनरी मोजले ने ही एटॉमिक नंबर का अभ्यास किया था, और मैंडलिफ तक जो भी लोग आए थे उन्होंने क्या किया था, परमाणु भार को ही अपना वो आंसर देना है। यहाँ पर समझ आ गई बात। यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा आपको, परमाणु भार को ही इन्होंने अपना जो आंसर आएगा वही आया, सबने उसे परमाणु भार को ही लेके चले थे यहाँ पर। ठीक है, उनको व्यवस्थित करने का पहला प्रयास तो हमें देख लेते हैं। शुरुआत में आप देखो कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था। सबसे पहले हमारा जो साइंटिस्ट तो आया था उन्होंने कोई सब सीधा प्रयास तो नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले किसकी बातें की थी हमने, लेवोसियर की बातें की थी। ठीक है, उसके बाद में कौन आया था, जॉन डाल्टन आ गए थे। उसके बाद में कौन आए थे, सांकोर्टेस आए थे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ये डोवेनायर आए हैं, और डोवेनायर के काम को ही किसने बताया था, न्यूलैंड ने। डोवेनायर के बाद में न्यूलैंड आए हैं, न्यूलैंड। न्यूलैंड के बाद में ये क्यों मैंडलिफ और ये प्राउट्स, तो एक से प्राउट्स भी आ गया बीच में, लेकिन ये कौन था लास्ट में, लोथरमेर थे। लोथरमेर एक साथ ही आए यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवेनायर ने तत्वों को, ये तो है क्या, हाँ, डोवेनायर के त्रिक यानी ट्राइड नियम में बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है, सब जानते हैं, औसत होता है भाई, एवरेज होता है। क्योंकि इसने क्या किया, तीन तीन तत्वों का क्या किया, एक ट्रेड बनाया था। ठीक है, यानी जैसे मान लेते हैं A B और C, इस प्रकार से तीन तीन एलिमेंट लिए, बीच वाले तत्वों के जो गुण थे, जो बीच वाले जो तत्वों के जो परमाणु भार यानी जो भी गुण थे वो A और B, इन दोनों का आ जाएगा एवरेज माना था, औसत इन्होंने माना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, न्यूलैंड ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था। देखो बार बार ये क्वेश्चन आएंगे तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंडली तक सब ने क्या किया था, परमाणु भार को ही अपना आधार माना था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस से प्रेरित था। संगीत के अंदर जो यहाँ आप अष्टक कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर लो, अष्टक कर लेना आप। ठीक है, अष्टक, हिंदी वाले अष्टक कर लेंगे यहाँ पर। तो भैया संगीत में क्योंकि वो म्यूजिक ज़्यादा सुनते थे, उन्होंने ये म्यूजिक भी सीखा था, संगीत में शौर थे, सारे गामा पाधा निसा, उसके हिसाब से ये उसका
ले लिया था कि उसमें होता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोथरमेर के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, बार बार मैंने बता दिया है। लोथरमेर का वर्गीकरण का मुख्य आधार देखेंगे तो सारी चीज़ें थी इन्होंने। भाई परमाणु संख्या तो थी नहीं, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान भी था, परमाणु आयतन भी था, इन्होंने भौतिक गुणों भी तो लिया ना, ये चीज़ें थी। परमाणु संख्या तो परमाणु क्रमांक तो बाद में आया था, यानी ये तो हेनरी मोजेल ने लिया था। तो लोथरमेर ने ये तीनों चीज़ें उन्होंने अपने गुणों में, अपने तत्वों को क्लासिफिकेशन में उन्होंने लिया था। लोथरमेर ने परमाणु आयतन और किसके बीच में ग्राफ खींचा था, भी परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में खींचा था, क्या दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट, लोथरमेर वक्र में 4 धातुएं यानी एल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, रूबिडियम, सीजियम, ये कहाँ आ जाएंगे, तो पता है कि देखो ग्राफ को एक बार फिर रिविजन कर लो आप। ग्राफ में क्या था, इस प्रकार से हमारा क्या ग्राफ बना था, इस प्रकार से, ठीक है, ये ग्राफ था। तो यहाँ शीर्ष पर क्या आ गया था, यहाँ तो एल्कली मेटल आ गया ना, फिर उसके बढ़ते हुए भाग में यहाँ इस जगह में, बढ़ते हुए भाग में यहाँ इस जगह में क्या आ जाएंगे, इस जगह में आपकी क्या आ जाएगी, एक्रिया गैस आ जाएगी। और यहाँ एक्रिया गैस से पहले नीचे ही बढ़ते हुए भाग में हैलोजन आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हैलोजन आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, हैलोजन आ जाएंगे। तब शीर्ष पार्ट से नीचे अवरोही भाग में, असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट में नीचे उतरे हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एल्कली अर्थ मेटल आ जाएगा, यानी बेरिलियम। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, यहाँ तो क्या आ जाएगा, लिथियम से स्टार्ट होने वाले वो आ जाएंगे, यहाँ पे हीलियम एक्रिया गैस आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस प्रकार से हो जाएगा। तो वक्र के शीर्ष भाग पर हमें पता चल गया कौन हो गया। वक्र के आरोही भाग में, असेंडिंग भाग में तो बेरिलियम यानी एल्कली अर्थ मेटल आ जाएंगे। वक्र के आरोही भाग में दो चीज़ें आ रही है, वक्र के आरोही पहले कौन आ रहा है, वक्र के आरोही भाग में पहले कौन आ रहा है, हैलोजन आ रहे हैं, पहले कौन आएगा, हैलोजन आएगा। और उसके भाग में ऊपर नहीं, और सॉरी सॉरी जी, इसमें यहाँ पर वक्र के आरोही भाग में, ये गलत हो गया थोड़ा सा, मिस उल्टा पुल्टे हो गया यहाँ पर, ये बेरिलियम वाला यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ देखना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ ऊपर चढ़ रहे हैं असेंडिंग पार्ट में, सबसे पहले कौन आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। और यहाँ फिर ऊपर उससे बीच में यानी हैलोजन, और हैलोजन तो बीच में आ गया ना, यहाँ देखो हैलोजन तो बीच में आ गया, और ये क्या आ गया, एल्कली मेटल, उनके बीच में कौन आ जाएगा, इनर्ट गैस आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो लोथरमेर के जो प्रयास में, लोथरमेर के वक्र में हैलोजन कहाँ रखी गई है, तो हैलोजन असेंडिंग पार्ट में है, वक्र के आरोही भाग में असेंडिंग पार्ट में रखी गई है अब वो हैलोजन, ठीक है। हाँ, तो लोथरमेर के अनुसार एक आवर्त में तत्वों का परमाणु आयतन पहले, तो देखो ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तत्वों को देखते हैं अपने, तत्व तो हमें पता है कहाँ से चालू होगा, तो हमने जो स्टार्ट किया वो तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस प्रकार था, ठीक है। तो वो यहाँ लिथियम गिराया था, वो परमाणु वो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट है, यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ मान के चलेंगे, यहाँ पर तो ये नीचे आएगा, तो पहले फिर हीलियम आएगा यहाँ पर, इस प्रकार से। तो पहले क्या होता है, घटता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है। वो ग्राफ देखना पड़ता है, स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो क्या होता है, ग्राफ पता चलता है कि आवर्त में परमाणु आयतन शुरू में घटता है, फिर क्या होता है, बढ़ता जाता है। लोथरमेर ने अपना आवर्त सारणी वाला जो नियम है वो किस ईयर, उसने किस सन में अपना प्रतिपादित किया था। लोथरमेर ने तो सारा मेंडलीव के साथ ही किया था, 1869 में ही किया था, मेंडलीव के साथ ही किया था। लोथरमेर के वर्गीकरण की प्रमुख कमियां क्या थी, सभी तत्वों पर लागू नहीं होता था, ग्राफ को याद रखना, उनकी व्याख्या का एक करना अव्यवहारिक था, उन्होंने उत्कृष्ट गैसों को शामिल नहीं किया था, उन्होंने संक्रमण तत्वों के लिए जगह नहीं दी थी। तो भाई ज़्यादा तो आंसर ये लगता है कि उन्होंने याद करना थोड़ा जटिल था ना, ये ग्राफ याद करना बहुत ही तकलीफ में था, इसमें ज़्यादा व्यवहारिक नहीं था। बाकी तो चीज़ें सब जगह लागू हो रहा था, आयतन वगैरह तो हमें पता है कि क्रमानुसार ये चीज़ें होती हैं। निम्न में से कौन सा एक डोबिनरी त्रिक का उदाहरण है, तो डोबिनरी त्रिक का आपको उदाहरण देगा ना, तो उसमें आप क्या कर लोगे, तो उसमें गैप देखना, चीज़ें समझना कैसे क्या हो रही है, त्रिक में हम देखेंगे। तो हम देखें सोडियम से पोटेशियम में जाते हैं और पोटेशियम से आर्सेनिक में जाते हैं, तो इसमें कितना का डिफरेंस आता है, यहाँ पे समझ आई बात क्या। तो सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, तो पूछा है तो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। डोबिनर का वर्गीकरण कहाँ तक सफल रहा है, तो ये सभी तत्वों के लिए तो लागू है नहीं, केवल कुछ ही तत्वों तक लागू हुआ था, ज़्यादा में लागू हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अष्टक नियम कुछ ही तत्वों के लिए लागू हुआ था। हाँ, न्यूलैंड के नियमानुसार पहले तत्व गुणधर्म किससे मेल खाते थे, भाई जो न्यूलैंड का जो नियम है, पहले तत्व के गुणधर्म है वो अपने 8वें तत्वों के साथ मेल खाते हैं, अष्टक नियम दिया था उन्होंने, ठीक है। जैसे संगीत में स्वर होते हैं उसके हिसाब से। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक लागू होता है इस तक।
एलसीएम तक लागू होता है। न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 एलिमेंट खोजे गए थे उस समय। विलियम प्राउट ने अपनी परिकल्पना किस वर्ष प्रतिपादित की थी? 1815 में उन्होंने अपना पीरियोडिक नियम दिया था। प्राउट की परिकल्पना मुख्य प्रस्ताव क्या था? तत्वों के परमाणु भार ऑक्सीजन का गुणज होता है, सभी तत्वों के परमाणु भार कार्बन के गुणज होते हैं, सभी तत्वों की। प्राउट ने तो अपनी कल्पना हाइपोथेसिस दी थी ना, हाइड्रोजन का पूर्ण गुणज होता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। प्राउट ने किस तत्व को मूल पदार्थ माना था? हाइड्रोजन को ही माना था अपना मूल तत्व मान के अपना परमाणु भार दिया था, सभी तत्वों को बता दिया था इन्होंने हाइड्रोजन को। प्राउट की परिकल्पना के अनुसार हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, तो आपको पता है पूर्ण गुण होता है किसका? NH आ जाएगा, NH आ जाएगा। प्राउस्ट की परिकल्पना की एक प्रमुख कमी क्या थी जिसके बाद अस्वीकार कर लिया गया? तो बस यही है कि सभी तत्वों की ये उस हिसाब से उन्होंने बताया था, पूर्ण गुण वो नहीं बताया था, जैसे मैंने ये बताया था यहाँ पर ही क्लोरीन का 35.5 यूनिट होता है जो लागू नहीं हो पा रहा, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, पूर्ण गुण तो नहीं है यहाँ पर ये। ठीक है। आधुनिक विज्ञान में प्राउस्ट की परिकल्पना की आंशिक वैधता की पुष्टि की खोज के माध्यम से की जा सकती है। तो भाई समस्थानिकों की खोज के बाद में ये नियम फेल हो गया ना, क्योंकि समस्थानिक है वो अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, उससे फिर उनका जो डेसिमल में पॉइंटों में आता है फिर वो। ठीक है। AEB डे चांकोटोइस ने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास है वो किस ईयर किया था? तो वो तो शायद 1862 में किया था क्या? 1862 में किया था, 1862 में किया था। डे चांकोटोइस ने तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? उन्होंने भी क्या किया था? बस वही एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगाया था, परमाणु द्रव्यमान को काम में लिया था, और अलग थोड़ी देगा यहाँ पर मेडल लेता है। जे टांगडोस द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण की विधि का क्या नाम था? एलिक्स था उसका नाम, ये मैंने पहले बता दिया किसका क्या नाम था, एलिक्स। मॉडल ऑफ उसने अपनाया था, टेलुरिस भी बोलते हैं यहाँ पर। डे चांगटोस के वर्गीकरण में कौन सा तत्व पहले तत्व के ठीक नीचे आया था? भी पहले तत्व के ठीक नीचे सल्फर आया था, 16 तत्व मान के चले थे, यानी उसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना यहाँ पर इस प्रकार से, तो उसके नीचे कौन सा तत्व आया था? सल्फर एलिमेंट आया। जहाँ हाइड्रोजन नीचे पहली बार जो तत्व आया था वो कौन सा आया था? सल्फर, 16 नंबर वाला तत्व आया था यहाँ पर। ठीक है। डी चांगटोस ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए किस ज्यामितीय आकृति का उपयोग किया था? तो ऊर्ध्वाधर एक सिलेंडर लिया था सर्पिलाकार, उन्होंने ऊर्ध्वाधर एक सर्पिलाकार सिलेंडर लिया था। डी चांगटोइस की व्यवस्था में समान गुणों वाले तत्व कहाँ पाए जाते थे? तो समान गुणों वाले तत्व क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ऊपर रख एक दूसरे के ऊपर पाए जाते थे भी, ये हमने बातें की कहाँ पाए जाते थे, ये क्योंकि इस प्रकार से उन्हें पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ऊर्ध्वाधर ऊपर से एक लाइन में पाए जाते थे यहाँ पर। डी चांगटोइस ने बेलन की परिधि को किस परमाणु भार के बराबर और कितनी इकाइयों में बांटा था? तो इन्होंने ऑक्सीजन का जो परमाणु भार लिया था और 16 इकाई के यानी 16 यूनिट के बाद में आया था यहाँ पर, ये बना था। ऑक्सीजन के परमाणु भार के बराबर माना था और 16 इकाई के बाद में उन्होंने ये चीजें की थी यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है कि किस में डोवेनेरित्रिक नियम है, और आप इसमें लगा के देखना है आपको, यहाँ जो गैप कितने का आ रहा है, इसमें जो गैप कितने का आ रहा है, तो यहाँ डोवेनेरित्रिक है या नहीं है। तो आपको ये स्क्रीन को रोको, आप यहाँ से खुद से प्रैक्टिस करो और फिर करके बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि उसमें किस में क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर ये खुद आपके प्रैक्टिस के लिए है यहाँ पर ये। ठीक है। और इसको करना है, और जब आगे क्लास होगी इसको हम लेके आएंगे। हाँ, आगे क्या था? बस आप ये देख सकते हो कि इसमें अगर किसी को नहीं पता है कैसे करना, तो यहाँ देखो सोडियम पोटेशियम यहाँ का जो गैप है वो कितने का आ रहा है, तो वो गैप नज़र लगा लेना। जैसे यहाँ का कितने का आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे कितने का नजर आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है, तो ऐसा सब में लागू हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डोवेनेरित्रिक है। जिसमें ऐसा लागू नहीं है वो डोवेनेरित्रिक नहीं है। तो आप ये पीरियोडिक टेबल भी मैंने आपको बना के दे दी है यहाँ पर। इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आ रहा है, तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ इनके बीच में जो जो गैप आएगा, इनके बीच में जो एलिमेंट का जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 8 का गैप आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी तो कितने का गैप आ रहा है? 8 का गैप आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर गैप कितना हो गया? 18 का गैप हो गया, नहीं हो गया यहाँ से? तो यहाँ से आप प्रैक्टिस खुद से करना है, उसमें करके देखना कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो बस यही बताया यहाँ पर, मैंने यही बताने की कोशिश कर रखी है कि यहाँ कितने गैप आ गया? 2 का भी, यहाँ
ठीक है। और यहाँ भी कितने, 2 का डिफरेंस आ गया। तो 2 का डिफरेंस आ गया तो क्या, यदि ये अंतर समान आता है तो ट्राइड है अक्सर, वरना फिर ट्राइड नहीं होगा। आप आराम से कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने लिथियम सोडियम पोटेशियम, यहाँ का 8 का गैप आ गया ना यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ भी 8 का गैप आ गया, तो ये डोमिनेंट त्रिक है। और इसमें यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये ट्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है वो अलग अलग है। यहाँ पर 19 तक बढ़ते हैं, यहाँ तो 8 का गैप आ जाएगा, क्योंकि 8 का आ गया। और यहाँ गैप कितने का हो गया, यहाँ गैप आ गया 18 का गैप आ गया, ठीक है ना, अंत 18 का आ गया। तो यहाँ ट्राइड नहीं है अब। तो अब देखो एस ब्लॉक के अंदर हम एक एस ब्लॉक के अंदर ट्राइड की बात करते हैं। एस ब्लॉक समझ रहे हो क्या, एस ब्लॉक के अंदर तो लिथियम यहाँ इसके बीच में, इनमें तीनों में हो जाएगा, इन एलिमेंट के बीच में तो मिलेगा। यहाँ पर तो आपको ट्राइड मिल जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 8 का गैप यहाँ पर है, 8 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर समझ में आ गई बात, सबके अंदर यहाँ पर क्या चीज़ है, 8 8 का है। अब यहाँ कितने का आ गया, 18 का आ गया। यहाँ कितने का आ गया, 18 का आ गया। तो अलग पेन से ले लेता हूँ, यहाँ भी मिल जाएगा, ध्यान में रखना बस इस चीज़ को। यहाँ भी इनके बीच में मिल जाएगा आपको ये वाला, यहाँ भी। तो एस ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, और यहाँ भी मिलेगा, 2 जगह मिल जाएगा। यानी मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लूँ इसको मैं, तो यूँ कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लूँ मैं, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये एक त्रिक के नियम की पालना ट्रेड है। यानी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये भी क्या चीज़ है, एक त्रिक बना रहा है, यहाँ पर ट्रेड है। इसी प्रकार में पोटेशियम, क्या है ना, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ये भी त्रिक बना रहा है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर त्रिक बन रहा है, यहाँ पर ये भी बन रहा है यहाँ पर। तो एस ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे नीट में। पी ब्लॉक में देखेंगे अपने, तो यहाँ देख लो कितने गैप है, 8 का। यहाँ कितने का है, यहाँ भी तो कितने का है, यहाँ गैप हो गया कितने का, 13, और ये ज़्यादा का हो गया, यहाँ नहीं बन पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने का हो गया, 18 का, और यहाँ कितने का हो गया, यहाँ भी कितने हो गया, 18 का हो गया। तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ बन जाएगा, इस जगह, इसको मैं इंडिकेट करता हूँ यहाँ। तो इसमें आपको ट्रेड नज़र आ जाएगा। तो मेरे पीछे जो आई है ना क्वेश्चन आंसर आए हैं वहाँ पर, तो वहाँ इसको आप लागू करके आंसर करने की कोशिश करना है यहाँ पर। इन सब के अंदर है, यानी ये वाला एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम सिलिकॉन जर्मेनियम टिन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, इन सब में के अंदर ये ट्रेड लागू होगा, ठीक है। जहाँ ट्रेड लागू हो जाएगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस में ट्रेड लागू, बस आप अंतर देख लो, गैप देख लो, गैप से मान आ रहा है तो वहाँ पर ट्रेड लागू है, वरना नहीं है यहाँ पर। डी ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं ट्रेड की, डी ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, वही काम करना पड़ेगा, बस डिफरेंस देखो, अंतर देखो, किस में लागू हो रहा है किस में लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ अंतर आ रहा है कितने का, 18 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ भी 18 का अंतर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तो लागू हो रहा है, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ लागू हो रहा है क्योंकि 18 का अंतर आ गया। यहाँ लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ अंतर कितने का, 14 और आ गया ना, यहाँ 32 का अंतर आ गया, यहाँ 32 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ कितने का हो गया, 18 का अंतर हो गया, यहाँ लागू नहीं होगा। समझाई बात। तो लागू कहाँ होगा, तो यहाँ 32 का आ गया, यहाँ 32 का, तो यहाँ सब में लागू हो जाएगा, इस सब में लागू हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ इसमें आपको लागू कर देना है। समझाई बात, यहाँ लागू हो जाएगा इस सब में, इसमें। ये डी ब्लॉक के अंदर आप ट्रेड निकाल सकते हो, सब में लागू हो जाएगा क्योंकि आप गैप सेम रखो और सब में ट्रेड है वो लागू हो जाएगा आपका। समझ आ गई बात यहाँ पर। ऐसा त्रिक जो सेम आवर्त और पीरियड और समूह में है, तो इसको आप समझो, सेम आवर्त पीरियड का मतलब है कि वैसे ट्रेड है नहीं ये, पर गुणों में समानता है इनमें। किसमें, गुणों में समानता के आधार पर इनको हमने बता रखा है यहाँ पर। तो हमने जो बातें की है वो अभी जो ऐसा वैसा ट्रेड नहीं है, लेकिन ये क्या है, इनमें गुणों में समानता है यहाँ पर। जैसे फेरस कॉपर और निकल, इनमें क्या है, एक सिमिलरिटी है यहाँ पर, जो चौथे आवर्त का, पांचवां आवर्त का, छठे आवर्त का यहाँ पर, ठीक है। तो फेरस कॉपर निकल, ये तीनों के जो गुण है वो समान है। तो ये एक ही आवर्त के अंदर नहीं हो गया क्या, तो ये भी तो एक त्रिक के रूप में तीन तीन तत्वों का ग्रुप नहीं बन गया क्या, तो इनके सेम प्रॉपर्टी है, सेम गुण रखते हैं यहाँ पर, तब इसको बोल दिया एक ही पीरियड के अंदर है ये। समझाई बात क्या। इसी प्रकार Ru यानी रुथेनियम और रोडियम और पैलेडियम, रुटेनियम और रोडियम और पैलेडियम, इनके भी तो गुण क्या चीज़ें सेम है, इसलिए एक अलग टाइप का ये त्रिक मान लिया गया यहाँ पर।
पूछ ले कि ऐसा ट्रेड बताओ जो सेम पीरियड के अंदर है, सेम ग्रुप के अंदर है। तो यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। इसी प्रकार ओस्मियम है, इरिडियम है और प्लेटिनम, ये भी तो क्या होते हैं, सेम है, सेम गुण रखते हैं यहाँ पर। तो ये भी क्या है, अब देखो RuRH ये क्या है, धातुएं हल्की है, कठोर है और संक्षारण कोरोजन प्रतिरोधी है, जंग नहीं लेता, सेम प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी। तो एक सारो सब तीनों गुण क्या है, एक बॉक्स में इसको रख सकते हैं, एक ट्रिक में इसमें रख सकते हैं। इसी प्रकार ओस्मियम और इरिडियम और प्लेटिनम, इनके भी गुण एकदम सेम प्रॉपर्टी रखते हैं यहाँ पर। तो ये तत्व क्या होते हैं, घनत्व, अधिक घनत्व वाली होती हैं, भारी धातु होती हैं, मूल्यवान होती है, महंगी होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, तब इनको भी क्या मान लिया, सेम ग्रुप के अंदर मान के इसको एक ट्रेड मान लिया यहाँ पर। तो एक पीरियड के अंदर नहीं हो गया क्या ये। तो जो पहला हमने जो माना है उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ट्रेड बोलेंगे। अब उसको हम क्या बोल देंगे, आयरन ट्रेड बोल देंगे। अगले वाले को हम क्या बोल देंगे, लाइट ट्रेड बोल देंगे, लाइट पीटी ट्रेड बोल देंगे। और इसको हम क्या बोल देंगे, हैवी पीटी ट्रेड बोल देंगे। आप ये भी एग्जाम्पल है वो याद रखना। इसमें नीट में तभी तक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अदर एग्जाम में IIT वगैरह या कोई और कंपटीशन मेडिकल लाइन एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर समझ आ गई बात यहाँ पर क्या। तो इस प्रकार ये हमारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से हो गई है, और एक हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और ये क्लास आपको अच्छी लगे तो हमें बताना, और आप लाइक करना, शेयर करना, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छी क्लास बनाएंगे, और हमारी जो क्वालिटी है उसको हम और ज़्यादा सुधारेंगे। धन्यवाद।